नारंग जी भी आ गए। क्या जाने काम करो। भारत जी बताना कब शुरू करना है? 2-3 मिनट में करते हैं। नारायण सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? आशीर्वाद है सर आपका बहुत बहुत। क्या सर? नमस्ते भाई जी, ठीक ठाक हो? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। नमस्कार नारायण जी। कहाँ बैठे हो? कौन आप? मैं दिल्ली आया हूँ। हाँ वही देखो, मैं कहा उस ऑफिस का तो नहीं है बैकग्राउंड। हाँ, दिल्ली आया था सर मैंने। आप गए थे ना मिलने पीछे ऑफिस में, तो इसने बैकग्राउंड चेंज करा लिया। अच्छा, तो फिर तो यार मैं हर हफ्ते आ जाता हूँ मिलने के लिए, हर हफ्ते चेंज हो जाएगा। फ्यूचर सीसी मेंबर आएंगे तो कैबिन अच्छा होना चाहिए ना। सर आपकी वीडियो पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, ब्लर आ रही है वो सर। यार मेरा ना इसका दूसरे के ऊपर मैंने एक और लगाया हुई है मीटिंग में, और इधर अलग से चल रही है तभी। अच्छा अच्छा, तो इसमें ना स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत है। अरे स्टार्ट विजय जी। सर जैसा आप आदेश करें। हाँ करते हैं। 2 मिनट रुक जाते हैं। 5 हो गए, 5 पे कर लेते हैं। 2 मिनट बैठते हैं। अभी आ रहे हैं अटेंडेंस और भी 5-10 और आ जाते हैं, 15-20 तो। वैसे तो पंचुअलिटी रहे तो ठीक रहता। अरे सर आपकी फोटो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वो इसमें ना कैमरा एक्चुअली दूसरे मोबाइल पे चल नहीं रहा था, मैंने चेंज किया है। तो ये चेंज हुआ मोबाइल है। Hello boys. Hello boys. भारत जी, कुछ अपने सीनियर मेंबर्स हैं, उनको भी कर दे प्रमोट क्या? आप कर दो, कर दो। मैं होस्ट नहीं हूँ। मेरे को नाम भेजना चैट में, पर्सनल में मैं करता हूँ। मैं भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पर। संजीव गर्ग जी का मैसेज आया, नो वॉइस। उनको कर दो। अभी कर दिया। बीसी जैन जी भी हैं। जी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड इवनिंग। I feel privileged to welcome all of you on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI in today's webinar. My warm welcome to respected senior members, our honorable guest speaker CS Shubham Jain ji, and my professional colleagues. Now I invite CA Bharat Jain ji, Chairman Hisar branch, to deliver his welcome address. Please, sir. Thank you, Vishesh ji. Respected senior members of our branch, galaxy of past chairmen,
our former regional council member Rajendra Narangji, my team Hisar, guest speaker of the day CA Shubham Jain ji. A very good evening to all. It is my immense pleasure to welcome you all on behalf of Hisar branch of NIRC in today's webinar on the topic an approach for connecting strategy and risk. I also welcome our today's speaker, Shubham Jain ji. Welcome, sir. Shubham Jain ji is a young and dynamic practicing chartered accountant. He is a partner in Spans and Company and is an associate member of ICAI. He has done his articleship from Grant Thornton in the field of risk advisory and has also been working since then with the same firm. Shubham Jain ji is the master of his field. Welcome, Shubham ji. Over to you, Vishesh ji. Thank you, Bharat ji. Now I request CA Shubham Jain ji to enlighten us on an approach for connecting strategy and risk. Please, Shubham ji. Good evening, everyone. Thank you. First of all, I would really like to thank Hisar branch for sharing with us such a great platform for local speakers to come up and enlighten with respect to new topics and new areas which can be taken up in Hisar also, or even tier 2 or tier 3 cities, I would say. So I'll just share my screen. We have a PPT, which is with respect to risk advisory. I hope the sound is clear and the video is visible. Yeah. Yes, perfectly, sir. So the topic for the day is risk advisory, an approach to connect strategy and risk. So this slide enlightens us with respect to how the session will go. शुभम जी मैं एक बार कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा मिक्स कर लेना लैंग्वेज को, इंग्लिश और हिंदी अगर मिक्स हो सके तो आप देख लेना उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। तो सर हम पहले हम बात करेंगे कि सेशन हम लोग कैसे रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पिक अप कि व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज एग्जैक्टली रिस्क क्या होता है, एंड बड़ी लेमन लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे। उसके बाद रिस्क एडवाइजरी क्या होता है, उसके बाद रिस्क एडवाइजरी कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। इन थर्ड वी टेक अप रिस्क एडवाइजरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल एसओपी बिल्डिंग या आईएफसी या इंटरनल ऑडिट या कंकरेंट ऑडिट क्या क्या होता है। Then we'll take up scope of risk advisory in tier 2 and tier 3 cities. Then we'll have the query session being run. तो अभी हम लोग बात करते हैं what is definition of risk. रिस्क क्या है? बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में रिस्क एक खतरा है। खतरा can be of anything, to your personal life as well as your business or anything else that may or may not lead to financial impact. But in the long run, it is always said कि हमारा financial impact हमेशा होता है, either directly or indirectly. तो रिस्क को समझाने के लिए मैं I would like to take one example. तो मैं बात करूंगा हमारे ऑफिस के पास ही एक बहुत ही renowned फोटोग्राफर है that shoots video and all for weddings, pre-weddings, birthday shoots and all. तो अभी मेरी recently उनसे ऐसी बात हो रही थी, कनेक्ट हो रहा था, तो he was saying कि there were 2 wedding videos जो हमने शूट की थी, बट पता नहीं कैसे that the system got hacked. अब जो सिस्टम हैक हो गया उसके अंदर 2 वेडिंग वीडियोस है, तो अब I would say that may affect a going concern also, both of the newly wedded couple also and the photographer also. Second point, अब मैं बात करूंगा एक अगले एग्जांपल पर, that is with respect to loss of clients confidential data. अब I don't know if that chartered accountant has joined this session or not, but recently क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है who is practicing in Hisar only, who is a chartered accountant, and his laptop got hacked. उसका सारा डेटा हैक हो गया है, उसके अंदर might be there would be confidential information with respect to clients के आगे कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की कॉस्टिंग की, हाउ द टेंडरिंग प्रोसेस गोज, रेवेन्यू कलेक्शंस कहाँ से है, कितना है, एंड देयर आर मल्टीपल बिग क्लाइंट्स हु gets into an agreement with the chartered accountant or any service provider which have very exhaustive terms and agreements with respect to maybe confidentiality, और या फिर कोई भी voidness के respect में there may be financial implication also जो हम confidentiality के respect में बात कर सकते हैं। एंड अगर क्लाइंट का कोई भी कॉन्फिडेंशियल
हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है एंड दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू एनी रीजन और मिशा, तो दैट मे इफेक्ट हिज कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट ऑल्सो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा हमारी खुद की फर्म का। तो रिसेंटली वी हैड वन एन एंगेजमेंट दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो एंटिटी थी दैट वाज अ वेरी बिग एंटिटी, इट हैड अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 400 करोड़। तो उसका हमें क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंगेजमेंट मिला था। तो जनरली वी एंटर इनटू एन एंगेजमेंट लेटर और अग्रीमेंट विद द क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग अप एनी एंगेजमेंट। दो हिसार के लेवल पर ऐसे नहीं होता, बट दिल्ली में दिस इज अ वेरी जनरल प्रैक्टिस। उस केस में क्या हुआ कि कमर्शियल्स वर ऑल अग्रीड, वी हैड शेयर्ड द एंगेजमेंट लेटर विद द सीएफओ। The CFO had very good relations with us. So due to relations, we also did not push them कि सर प्लीज आप एंगेजमेंट लेटर साइन कर दीजिए। वी वर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टेज कि भाई हाँ कोई बात नहीं, fees have been agreed, engagement has been started, and the engagement was about to end. But suddenly we came to know that due to COVID or due to the COVID scenario, the CFO had been asked to leave. Now unfortunately I really have no idea कि हमारा जो commercials जो हमारे agree हुए थे that will be able to take up or not. Secondly, when I had requested the management that we have agreed this scope of work for this fees, so we would like to take this fees at least, but the management had some different aspect. They were saying without engagement letter, if you had taken up any engagement, then this is your responsibility and not ours. तो अब वी आर इन अ वेरी मच डिलेमा कि हम लोग कैसे फीस को रिकवर करें। और जब मैं रिस्क की बात करता हूँ तो रिस्क हमें तभी लगता है जब हमारे साथ कुछ हो जाता है। अर्लियर आई वाज इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन कि ठीक है, अगर एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है चाहे नहीं हुआ, वी विल गेट द फीस बिकॉज वी हैव गुड रिलेशंस। बट नहीं, अब रिलेशंस भी काम नहीं आए बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ आउट ऑफ द सिस्टम। तो रिस्क ऐसी चीज है दैट नीड्स टू बी प्लान्ड बिफोर हैंड। अगर हम सोचे रिलेशनशिप बेसिस पर या फिर किसी भी बेसिस पर हम लोग इसे ओवरकम कर सकते हैं, then that is something different. So now I would like to suggest you, मैं कहता हूं कि हमने तो ये सुना है रिस्क है तो इश्क है, बट यहाँ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता। अगर रिस्क है तो बहुत संभावना है that there would be financial leakage also, and in case there is no financial leakage, अगर फाइनेंशियल लीकेज भी नहीं है तो देयर इज ए एक्सपेक्ट की ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी होगी, या फिर लॉन्ग टर्म में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट वुड रियली इंपैक्ट माय फाइनेंशियल्स। तो बॉस, इन एवरी प्रोसेस आई वुड से रिस्क है। इट डिपेंड्स कि हम लोग उसे कैसे टेक अप करते हैं। तो नाउ अब एस्पेक्ट क्या होता है, हर रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल्स होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया विद रिस्पेक्ट टू द वेडिंग फोटोग्राफर, यहाँ पर जो उसकी हार्ड डिस्क या उसका सिस्टम था हैक हो गया था, या फिर मैंने एक सीए का एग्जांपल दिया wherein his system had got hacked. So in that case, if we had a provision for data backup, या फिर एंटीवायरस का, या फिर डेटा इंटरवेंशन का, या फिर जो भी हम लोग इसका में पढ़ते हैं, या फिर हमने परसों एकता मैम की क्लास लगाई, जो हम लोग वो पढ़ते हैं, had this been implemented in the organization या फिर किसी भी सेटअप में, तो this situation would not have occurred. ये रिस्क हम लोग मिटिगेट कर सकते थे। दो आई वुड से, अगर मैं बात करता हूँ रिस्क मिटिगेशन की, तो रिस्क हम लोग 100% मिटिगेट नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन टू मिटिगेट 100% रिस्क, लेकिन हम रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ प्रोविजन फॉर इनहेरेंट रिस्क, जिस रिस्क को हम बिल्कुल मिटिगेट कर ही नहीं सकते, दैट गोज विद द इंडस्ट्री ओनली। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ रिस्क चलते हैं कि भाई हाँ इसको हम लोग मिटिगेट ही नहीं कर सकते, या फिर अगर हम कंट्रोल्स भी लगाते हैं, कॉस्ट to implement that control would be more than the savings which we would have in case there is lapse in the risk. Next, अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, अगर मेरा engagement letter signed होता on the first hand, I really would have not entered into the situation कि हाँ मेरी फीस आएगी या नहीं आएगी। And for a chartered accountant, fees is his revenue, वो उसी के बेस पर ही चलता है। Next, I would like to take up the types of business risk. तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि
हम लोगों को एक ट्रेडिशनली हमें एक आदत है कि हम लोग क्लाइंट्स को जब पिच करते हैं हम लोग कहते हैं कि सर हम आपका फाइनेंशियल लीगल कंप्लायंस ले लेंगे। मोस्टली मतलब जब मैंने हिसार में प्रैक्टिस स्टार्ट की या फिर दिल्ली में भी देयर आर क्लाइंट्स या फिर देयर आर सीए फर्म्स हु प्रैक्टिस ओनली इनटू फाइनेंशियल लीगल कंप्लायंसेस, बट risk advisory is a way which is beyond legal compliances and all. तो मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक रिस्क की। तो मैंने ये कुछ रिस्क लिस्ट डाउन किए हैं, दो मेरे हिसाब से ये एग्जॉस्टिव है, बट इन केस आई मिस आउट समथिंग वी विल गेट बैक। फर्स्ट रिस्क इज विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है सर? So this risk I would say is an uncontrollable risk. इस पर हम लोग खुद एक कंट्रोल नहीं रख सकते। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के रिगार्ड में कुछ भी चेंजेस होते हैं एंड दैट अफेक्ट्स माय बिजनेस, so that risk cannot be mitigated partially, बट हम लोग कुछ कंट्रोल्स उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें ज्यादा सफर ना करना पड़े। इकोनॉमिक रिस्क का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल कोविड सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर दैट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। नो वन हैड एवर थॉट कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, मार्केट्स वुड बी ऑल शट डाउन। बट इस कोविड सिनेरियो में देयर वर मल्टीपल प्लेयर्स हु हैड गैदर्ड अ लॉट ऑफ इनकम आल्सो। टू नेम अ फ्यू, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री का सर जो प्रॉफिट है वो अराउंड 1.5 to 2 times had been a growth. Secondly, if I talk about the healthcare sector, then medicines, essential items, then if I talk about food products, नमकीन, भुजिया, मैदा का तो आपको भी खुद को पता है कि आपने लॉकडाउन में कितना खाया होगा। So there were some industries who had a boom in COVID scenario. The IT industry जो इतना मतलब fixed cost bear कर रही थी with respect to administration, with respect to office cost, that was saved in this COVID scenario. Currently economic risk इसी को ही अब स्ट्रेटेजिकली अगर मैं कंटिन्यू करूं तो देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हु हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू वर्चुअल ओनली। आईटी इंडस्ट्री इज प्लानिंग कि जितना ज्यादा ये लोग वर्चुअल शिफ्ट करें, दे हैव अ पॉसिबिलिटी कि दे विल बी एबल टू सेव मोर अ लॉट ऑफ मनी। इकोनॉमिक रिस्क की एक और मैं बात करूंगा। देयर वर इंडस्ट्रीज जिसमें रिसेशन भी बहुत आया है, फॉर एग्जांपल टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं एमएमटी की, स्टार्टअप्स की या ओयो रूम्स की, तो इनके ऊपर कुछ आईबीसी के डेटर्स, कॉर्पोरेट डेटर की इंसॉल्वेंसी भी लगी हुई है। तो देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज जो हमेशा इकोनॉमिक रिस्क के अगेंस्ट मतलब अप डाउन चलता रहता है। सो सेकंड आई वुड टॉक अबाउट कंप्लायंस रिस्क। तो कंप्लायंस रिस्क हमारे दो तरीके के होते हैं वुड से। एक फाइनेंशियल रिस्क जो हमें सबको पता है, जीएसटी का, टीडीएस का, इनकम टैक्स का। आई गेस you guys are master into that because ये मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं इसमें करता ही नहीं हूँ डील। So now I would talk about more about operational compliance risk. If I talk about operational compliance, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, there are multiple industries जहाँ पर इन्वर्टर बैटरीज की बात होती है सर। इन्वर्टर बैटरीज का एक अपना प्रोसेस है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है सर। इफ वी आर एबल टू गाइड द क्लाइंट, तभी वो हमें सर फीस देगा। हिसार में तो क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि सर ऐसा कोई एक्ट भी है जो इन्वर्टर बैटरीज को रेगुलेट करता है। सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट हेल्थकेयर सेक्टर, हेल्थकेयर सेक्टर में सर एक्सपायर्ड मेडिसिन का जो डिस्पोजल होता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है इंक्रीनेशन का। थर्ड, मतलब मैं आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बता रहा, आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिव दे रहा हूं मैं कुछ की भैया जो हम मतलब कैचअप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे वैक्सीन वगैरह लगती है, सिरिंजेस वगैरह लगती है, दैट इज नॉट टू बी यूज्ड ट्वाइस। एक को अगर लग गई तो लग गई, उसका भी डिस्पोजल का सर एक अलग प्रोसेस होता है जो हमें नहीं पता। हेल्थ केयर में तो सर बहुत सारी हमारे कंप्लायंसेस लगते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इटसेल्फ इज अ एक्ट दैट हैज बीन रेगुलेटेड। उसके अंदर सर येलो, ब्लैक और रेड 3 तरह के बिन्स होते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डेप्थ, लेकिन सर ये अपने आप में एक कंप्लायंस होता है। हेल्थ केयर हमारे पास आते हैं जब उनकी एनएबीएच या एनएबीएल का ऑडिट होता है। एनएबीएच और एनएबीएल के ऑडिट्स में ये सब सर कंप्लायंसेस चेक होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी एंड फ्रॉड रिस्क,
तो सर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड रिस्क के बारे में जैसे अभी मैंने आईटी के लिए बात की थी कि भाई हाँ वेडिंग फोटोग्राफर था, his laptop or his system got hacked due to which he was not able to access the wedding videos जो उन्होंने शूट की थी। तो इससे सर क्या है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि वेडिंग फोटोग्राफर के साथ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए कि he need to shut down his shop, या फिर इसी से सर फ्रॉड यूविनेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इफ आई एम एबल टू एंटर समवन एल्स सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेंडर, फॉर एग्जांपल DHBVN का टेंडर निकल रहा है, अब मेरे पास 10 CA के सिस्टम का एक्सेस है और मैं एक्सेस करके ये पता लगा दिया मैंने कि भाई हाँ उन्होंने कितना कोट किया है, एंड बेसिस दैट आई एम कोटिंग माय फीस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि दिस इज अ फ्रॉड रिस्क। मैं अगर किसी और के सिस्टम में एंटर करके उनके सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा को यूज करके आई एम गेटिंग अ competitive advantage and opportunity to that, so that is obviously a fraud risk. To add on fraud risk, I would say procurement में इतना टेंडरिंग प्रोसेस होता है, तो जो प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि 3 कोटेशंस का एक प्रोसेस होता है, वो दैट इज वेरी जनरल कि भाई अगर 1 लाख से ऊपर या मिनिमम लिमिट इज ऑलवेज डिफाइंड कि 25,000 से ऊपर या 70,000 से ऊपर जो भी हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, दैट वुड गो अंडरगो अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, दैट वुड हैव अ प्रोक्योरमेंट कमिटी इन इटसेल्फ जिसके मेंबर्स पहले से डिफाइंड है, एंड हम 3 कोटेशंस एक अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्टी से मंगाएंगे। हम 3 कोटेशंस मंगाते हैं, हम ऑडिट में ये हम लोग सर्च करते हैं कि हम 3 कोटेशंस तो बराबर मंगाते हैं, लेकिन ऑल 3 आर ईदर फ्रॉम इंडिपेंडेंट, आर नॉट फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टीज, या फिर उनमें से 2 कोटेशंस ऐसी होती हैं जो उस चीज के लिए काम ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कोविड रिलीफ फंड में राइस के लिए किसी ने कोटेशन दिया हुआ है और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, वो लोग जब डील ही नहीं करते, इट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई हम वो एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। सॉरी, जो खुद एज ए ट्रेडर काम कर रहा है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं दे पाएगा। तो ये एक फ्रॉड रिस्क का सर एग्जांपल था। नाउ वी कम अप टू फाइनेंशियल रिस्क। सर मैं कहता हूं ईच एंड एवरी रिस्क इन द एंड लीड्स टू फाइनेंशियल रिस्क और अ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, इवन दो इफ इट इज एन ऑपरेशनल रिस्क। अगर ऑपरेट मतलब अगर कंप्लायंस रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिरिंजेस ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किए, ठीक है, एक तो मुझे पेनल्टीज लगेगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पेनल्टीज तो हम लोग फिर भी पे ऑफ करके हम लोग छूट जाएंगे। सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू द रेपुटेशन रिस्क। अगर मुझे आज किसी का पता चलता है कोई हेल्थ केयर सेक्टर सिरिंजेस को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहा है या फिर वो गार्बेज में डाल रहा है एंड द एनिमल्स आर गेटिंग इफेक्टेड, so there might be a case or might be a scenario कि I get disassociate with that healthcare or hospital कि these are not ethical practices। अगर मैंने अपने आप को डिसोसिएट कर दिया उस हेल्थ केयर से, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अब उनका रेवेन्यू कम होना स्टार्ट होगा। अब मेरे जैसे जो मेरा थॉट प्रोसेस है, देयर वुड बी मल्टीपल पीपल हु माइट हैव द सेम थॉट प्रोसेस। तो ये सर फाइनेंशियल रिस्क एट द एंड हमेशा आएगा ही आएगा, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इधर इन द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म। मतलब हो सकता है हमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म में पता चल जाए, बट हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म में पता चले कि भाई हाँ इन डेज कमिंग और इन द इयर्स कमिंग हमें धीरे धीरे वो डिप्रिसिएशन की तरह हमें फाइनेंशियल रिस्क पता चलता है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सर रेपुटेशन रिस्क। सर आजकल जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं या फिर आजकल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है दैट आर वेरी मच कीन इन रेपुटेशन रिस्क और मिटिगेटिंग दिस रिस्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप कभी भी अमेजोन के लिए या फ्लिपकार्ट के लिए कभी भी आप कंप्लेंट फाइल करते हैं कि यू आर नॉट एबल टू आपको सर्विसेज पसंद नहीं आई या फिर यू हैड ऑर्डर्ड समथिंग एल्स एंड यू वर डिलीवर्ड समथिंग एल्स एंड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर क्या होता है, आपको क्या लगता है? सर अमेजोन फ्लिपकार्ट की 15 से 20 बंदों की टीम इसी चीज में ही लगी रहती है कि अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है देन दे नीड टू कमेंट कि भाई नहीं सर ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, या फिर दे विल रिवर्ट बैक, दे विल गेट बैक टू यू, सर आप अपना आईडी नंबर दीजिए, वी विल डू मैसेज यू, विल डायरेक्टली मैसेज टू यू, प्लीज सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो ये सब क्या है? रेपुटेशन रिस्क अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क गैप है। अगर मैं आज कहूं कि राज कुंद्रा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर है, तो अगर आप देखेंगे अगर शिल्पा शेट्टी भी किसी की भी ब्रांड एम्बेसडर है, तो आप उनके देखेंगे आज स्टॉक्स या तो स्टेबल रहे हैं या फिर नीचे गए हैं। तो ये सर क्या है? सर दैट इज रेपुटेशनल रिस्क कि भाई हाँ हम किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व हैं या फिर हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है या एंगेज्ड है
who doesn't have a very good reputation. जब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर को हायर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम सर उसका पूरा एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क एडवाइजरी. अगर मैं किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, आई वोंट नेम द क्लाइंट, किसी ने अक्षय कुमार को हायर किया था अपने एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो उनका सर पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस हमने किया कि उनके ऊपर कितने लीगल केसेस चल रहे हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी करंटली एसोसिएटेड है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है तो क्या वो नेगेटिव न्यूज में है या नहीं है, या फिर कितने लोग अक्षय कुमार के साथ जुड़े हुए हैं इन अ वेरी एथिकल मैनर. सर एक रेपुटेशन रिस्क अपने आप में, अभी आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की सर बहुत की ब्रांड बिल्डिंग की अलग एक डिपार्टमेंट होता है. तो सर इसी के लिए रेपुटेशन बिल्डअप करने के लिए कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो उसको कैसे डील करना है या फिर कुछ भी. सर नेक्स्ट वी कम अप ऑन ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? सर अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर मैंने वेंडर से कोई मशीन ली एंड हमारा अग्रीड था 1:2 का इनपुट आउटपुट रेशियो और वो 1:2 नहीं आ रहा, तो दैट इज एन ऑपरेशनल रिस्क. और उसके बाद मैं कह रहा हूँ मैंने कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से सर फिगर आउट की हुई है. सर मैं तो कॉस्ट मैंने अगर उसी हिसाब से चार्ज की हुई है और मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया है तो सर मेरे मार्जिन कम हो गए. ऑपरेशनल रिस्क का सर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल लाइव. 2020 में सर क्या हुआ कि भारत भैया के ऑफिस गया था मैं, तो उन्होंने कहा कि हमने ना अभी इंश्योरेंस लिया ऑफ एसेट्स, एसी वगैरह का एंड फर्नीचर इक्विपमेंट का सबका लिया. तो मैंने भारत भैया से पूछा कि भैया आपने क्यों लिया? तो भैया ने कहा कि हमारे आसपास देयर हैड बीन सम फायर, किसी बिल्डिंग में आसपास एक आग लगी थी. मैंने कहा भैया ये तो आग तो चलो तो लगी है, लेकिन आपको तो ये तो पहले ही पता होगा कि हमें इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहिए. तो हम लोगों का मेंटालिटी क्या होता है कि दीज आर वन ऑफ ऑड इवेंट्स, लेकिन वन ऑफ ऑड इवेंट ही सर हमारा गोइंग कंसर्न पे हार्म कर देता है. मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ. AMRI हॉस्पिटल इन ईयर 2011, AMRI हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय इमामी ग्रुप. सर उसके अंदर एक फायर लगी एंड इन दैट 92 पीपल डाइड. किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर ना होने की वजह से वहां पर आग लग गई, या फिर मैं कहूं फायर एक्सटिंग्विशर होता भी है. 100% of the organizations will have fire extinguisher, but सर फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग ही नहीं होती. सर किसी को चलाना नहीं आएगा फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो आग लग गई तो सर फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम? सब यही देखते रह जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर उठा तो लेंगे लेकिन चलेगा नहीं वो. फायर एक्सटिंग्विशर नीड्स टू बी रिफिल्ड आल्सो. फायर एक्सटिंग्विशर का अपने आप में सर एक एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन नहीं, अगर सर हम रिस्क मिटिगेशन मेजर्स या रिस्क कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे तो सर नहीं पता चल पाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओनर्स के पास सर इतना टाइम नहीं होता कि भाई हाँ उसको ये चीजों का पता चले. अभी सर सीरम इंस्टीट्यूट में देयर वाज अ फायर, वो लोग सर कोविड के लिए वैक्सीन बना रहे हैं. तो हु न्यू कि फायर इतनी हो जाएगी कि आग लग जाएगी, या फिर कभी फायर एक्सटिंग्विशर इतना भी काम आ सकता है. सर नेक्स्ट इज कंपटीशन रिस्क. कंपटीशन रिस्क की मैं बात करूं, वी नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग इफ वी नीड टू बी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. जस्ट टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल अगर आज कैनन वही रील वाले कैमरास ही बनाता रहता तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ही वुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. निकॉन वही रील वाले कैमरा बना रहा होता तो ही वुड बी हैव बीन आउट ऑफ द मार्केट. अगर टॉफी वाले सर ऐसी टॉफी बेचते रहते तो सर कैन का कंसेप्ट कभी नहीं आ पाता. तो सर वी नीड टू ऑलवेज बी इनोवेटिव एंड कॉम्पिटिटिव टू build, to have some goals in the market, otherwise you will be thrashed out of the market. सर ये कुछ रिस्क है जो मैंने इलस्ट्रेट किए हैं. तो सर नेक्स्ट पार्ट इज नाउ, अब सर मेरे को रिस्क के अगेंस्ट क्या करना चाहिए? रिस्क तो है, रिस्क इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के सर हमारी लाइफ में इतने रिस्क है सर. अगर लाइफ में इतने रिस्क है तो सर इट इज वेरी ऑब्वियस कि बिजनेस में भी रिस्क होंगे. It is an integral part of the organization, sir. We need to move with the risk. हम लोग सर रिस्क को प्लान कर सकते हैं. We need to accept the risk. अगर सर हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सर हम प्लान भी नहीं कर पाएंगे. So, although you will never be able to completely eliminate business risk, proactively planning for it can help.
Awareness is key in helping you save money and time while protecting the trust, reputation and customer base you have worked so hard to achieve. सर कस्टमर बेस जो हम बनाते हैं ना सर, बहुत मुश्किल से बनता है, एंड हमारी कितनी भी छोटी सी चीज की वजह से देयर माइट बी ए केस हमारा कस्टमर बेस काफी खराब हो जाए। और अगर सर एक कस्टमर खराब होता है ना, कम से कम भी मैं मानता हूँ एक कस्टमर के साथ 10 कस्टमर वैसे ही चले जाते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर आता भी बाय वर्ड ऑफ माउथ और जाता भी बाय वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर का सेंटिमेंट्स और इमोशन समझना अपने आप में सर एक साइकोलॉजी है, दैट इज वेरी डिफरेंट। Sir, next I would talk about, sir, I would like to have few queries in case हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया which talks about risk क्या है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि in case anyone has any query or something like that, तो हम लोग मतलब क्वेरी ले सकते हैं only with respect to risk क्या होता है। In case anyone has okay, we haven't received any query yet though, so we'll continue with our session now. One second. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिस्क एडवाइजरी कब होती है, व्हेन इज इट एप्लीकेबल। ये सर मैं आपको रिस्क एडवाइजरी वैसे तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रायोरिटी पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि भाई हाँ जहां पर तो होनी ही चाहिए। टू टॉक अबाउट फर्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोग हैं वहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, और वहां पर सर हमें रिस्क एडवाइजरी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई टॉक अबाउट एनी करियाना स्टोर, अगर मैं ही करियाना स्टोर का मालिक हूँ, मैं ही सारा माल प्रोक्योर कर रहा हूँ, मैं ही सेल कर रहा हूँ, मेरे नीचे कोई भी बंदा नहीं है, तो मैं क्या फ्रॉड कर सकता हूँ, मैं क्या रिस्क के लिए कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता। सोलली सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, तो आप मतलब कोई ऐसे तो कह नहीं सकता कि भाई हाँ मैं ये फ्रॉड करूंगा या फिर मेरी गलती से ऐसा कुछ हो सकता है। एंड मैनुअल इंटरवेंशन से सर हमेशा कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, लेकिन फिर भी risk advisory is not acceptable where the organization is owned by a single person and is being single-handedly managed. या फिर I talk मतलब अगर there are two people who have a conflict of interest या फिर are not independent, वहां पर भी सब जरूरत नहीं। नेक्स्ट कहां पर हमें जरूरत होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ERP और माइग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सर मैं मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट से सर टैली में गया, या फिर सर मैं टैली से SAP पर गया, वहां पर सर मुझे जरूरत होती है रिस्क एडवाइजरी की, वेरन मुझे सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू पे चेक करना पड़ता है कि हाँ अगर मेरे पास 100 फंक्शनैलिटी है, SAP मैंने 100 फंक्शनैलिटी के लिए लिया हुआ है, या टैली मैंने 50 फंक्शनैलिटी के लिए लिया हुआ है, तो क्या मैं वो 50 यूज कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है, मेरे को सिर्फ 10 ही पता है। या फिर अगर मैं माइग्रेट कर रहा हूँ अपना डेटा इनटू ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, तो क्या वो माइग्रेट ठीक से हो रहा है, मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग मैच कर रहे हैं। या फिर जो ERP में एल्गोरिथम्स होती हैं सर, कई बार इफ यू सी देयर आर एल्गोरिथम्स व्हिच आर फीडेड बाय IT। कई बार वो 5% डिस्काउंट हम लोग फीड करते हैं, लेकिन वो 5% नहीं होता, गलती से 6, 6.5, 7 आ रहा होता है, दैट इज ड्यू टू IT गैप या फिर आई वुड से मेकर टेकर कंट्रोल कि हाँ। या फिर कई बार आप देखेंगे कि पर्टिकुलर का जो सम होता है, अगर 5 आइटम है, 5 आइटम का सम 500 बन रहा है, लेकिन उसके अंदर 450 शो कर रहा है, सर ये एल्गोरिथम जो फेड इन होती है IT से बैकएंड से, तो वो बहुत बार गलत हो जाती है सर। आप मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे गलत हो जाती है, लेकिन सर आप अगर कोई भी नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो कम से कम भी 100 एल्गोरिथम उसके बैकएंड पे चल रही होती है। अगर मैं कोई भी Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, सर उनके लाइन आइटम्स इतनी होती है, उनकी डिस्काउंट स्कीम्स इतनी होती है सर, कोई खास बात नहीं है सर अगर एल्गोरिथम गलत चली जाए। अभी सर छोटी कंपनी में तो आराम से होता है, अभी मैं बड़ी कंपनी की बात करूं, Amazon या फ्लिपकार्ट, अभी रिसेंट न्यूज आया हुआ था, एक AC था, वो शायद 29,000 का था या 30,000 का था, एंड दैट वाज अवेलेबल एट अराउंड ओनली 3,000। सर ये क्या है, एल्गोरिथम की गलती, या फिर हमने जो डिस्काउंट फीड किया या फिर जो रेट फीड किया वो गलत जा रहा है। मैंने सर खुद एक हेल्थ केयर के सेटअप में देखा है कि हमने हेल्थ केयर में सर आपको मैं बताऊं कम से कम भी हजारों सर्विसेज होती हैं, हजारों क्या, 10,000, 15,000, 20,000 तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है।
उसके बाद जो रेट्स चलते हैं वो बेड के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 बेडेड का अलग चलता है, डीलक्स का अलग चलता है, 2 बेडेड का ट्विन शेयरिंग का अलग चलता है, सिंगल बेडेड का अलग चलता है, ठीक है। उसके अंदर सर सर्विसेज के रेट्स भी सर अलग अलग अकॉर्डिंग टू बेड चलते हैं, अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें। तो इसमें क्या है, एक सर्विस सर 10,000 रुपए की थी एंड गलती से आईटी ने वो 1,000 रुपए की सर्विस फेड इन कर दी। अब सर उस साल में जितनी भी बिलिंग हुई वो 1,000 रुपए के हिसाब से हुई। अब 9,000 का लॉस है अगर एक बार सर्विस हमने अवेल की, ठीक है। अब बिलिंग वाले को तो सर कोई आइडिया नहीं है, बिलिंग वाला तो देखता नहीं है कॉस्टिंग को या टैरिफ को। अब सर 9,000 रुपए का जो लॉस है वो कितनी टाइम्स या कितनी रिकरिंग बार हुआ होगा, इट डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड वो सर्विसेज क्या थी और कितनी रिकरिंग होती है, या फिर उसकी क्या एसेंशियलिटी है, या फिर कितने लोग उस सर्विसेज को लेते हैं। तो सर ये कुछ होता है कि इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई भी हम डिस्काउंट स्कीम या कुछ भी हम नया लेकर आते हैं तो सर हमें एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो एक सर रिस्क मिटिगेशन का एंगेजमेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बात करते हैं सीएसआर फंड्स की या सीएसआर डोनेशंस की। अगर मैं हिसार लेवल पे बात करूं तो हमें लगता है कि भाई ये लोग अपनी ही मतलब अपने ही स्कूल्स या अपने ही हॉस्पिटल्स में देकर अपना सीएसआर फंड खत्म कर लेते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, कम से कम भी 12,000 करोड़ का पिछली बार सर सीएसआर फंड था। एज पर कंपनीज एक्ट 2% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज टू बी स्पेंट। 12,000 करोड़ का सर स्पेंड था। अब आप बताइए, अब स्कूल कॉलेजेस में सर उतने खुद के तो ऑन होंगे नहीं, सर वो कहीं पर तो इन्वेस्ट करते हैं ना। सर इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई गिव यू ओनली 2 एग्जांपल्स, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, HCL फाउंडेशन। HCL फाउंडेशन हैज an outlay of around 250 crores of CSR fund yearly। वो सर एवरेजली 2 crores of money एक एनजीओ को देता है, ठीक है। अब सर कम से कम भी 100 एनजीओ उनके पास है। अब उनका सर रिस्क एडवाइजरी होता है। रिस्क एडवाइजरी होता है एक तो फंड देने से पहले कि आर दे कंप्लायंट टू ऑल लीगल रेगुलेशंस, और उनके पास क्या इतने कंट्रोल्स हैं कि वो फंड संभाल सकें। उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस है कि अगर कोई भी अगर रिस्क आता है दे विल बी एबल टू टेक अप, या फिर कोई भी उनके पास कंट्रोल व्यू पॉइंट्स या क्या कुछ है। सर ऐसे ही अगर मैं इंटरनेशनल फंडिंग की बात करूं, अच्छा एक मेरे को 2 एग्जांपल देने थे, आई मिस्ड। HCL का मैंने एक एग्जांपल दिया, एक मैंने एग्जांपल दूंगा मैं एक्सिस बैंक फाउंडेशन, एक मैं एग्जांपल दूंगा एक और HDFC फाउंडेशन। सर 100 करोड़ से ऊपर का आउटले है सर सीएसआर फंड का, और हमेशा 2 बार ऑडिट होगा, एक बार फंड मिलने से पहले, एक बार फंड मिलने के बाद। तो सर ये रिस्क एडवाइजरी है। अब मैं बात करता हूँ सर इंटरनेशनल डोनर्स की। सर जब इंटरनेशनल डोनेशन आती है ना, हम न्यूज में तो पढ़ लेते हैं कि भैया इंटरनेशनल डोनेशन आई, फॉर एग्जांपल WHO ने या वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर हमारे HIU को दी, या फिर हम बात करते हैं खालसा एड ने इंडिया में इतना डोनेशन किया, या फिर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पैसा दिया, या फिर ग्लोबल फंड है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसने इतना पैसा दिया, या फिर जो लोग हमारे इंडिया से मतलब स्पेसिफिकली आई वुड से गुजरात से जो बाहर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वो लोग सर इंडिया में बहुत फंडिंग करते हैं। जब सर वो फंडिंग करते हैं ना, अगर मैं करोड़ रुपीस की बात करूं तो सर वो एक ऑडिट करवाते हैं, प्री और पोस्ट ग्रांट ऑडिट कहते हैं सर उसे। दैट इज सेम जैसे सीएसआर का ऑडिट होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट, जब एक नई इंडस्ट्री सेटअप होती है तब एक सर रिस्क एडवाइजरी होता है। मैं एक सर आपको एग्जांपल देता हूँ, ई कॉमर्स का मैंने सर ऑडिट किया है 2014 में, व्हेन द ई कॉमर्स वाज ऑन बूम। पहले तो हमारे लैपटॉप्स ही हैंग हो जाते थे, इतनी लाइन आइटम्स थी, और वी हैड बीन गिवन अ स्पेशल एंगेजमेंट फॉर रिटर्न्स एंड रिफंड्स। हमें सिर्फ रिटर्न्स और रिफंड्स को एनालाइज करना था कि क्यों हो रहे हैं इतने रिटर्न रिफंड, इतना कैशबैक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। हमें पता चला, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या होता था। कोई फोन आया ई कॉमर्स वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल आईफोन का ही होता था, ई कॉमर्स पर एक फोन आया विद IMEI नंबर 1, अब उसके ऊपर कैशबैक आया 5,000 रुपए का। वो IMEI नंबर 1 हमने किसी ने खरीद लिया, फॉर एग्जांपल हिसार में किसी एक्स बंदे ने खरीद लिया। अब उसने क्या किया सर, एक्स ने खरीद लिया, अब उस फोन को उसने क्या किया, 5,000 रुपए कैशबैक आ गया,
उस फोन को वो जाके एक डीलर को दे आया जो बहुत बल्क में काम करता है सर फोन का। सर 5,000 रुपए उसने एक बार कैशबैक कमा लिया। अब सेकेंड टाइम उस डीलर ने क्या किया, फोन वाले डीलर ने दोबारा उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। एक ही फोन कम से कम भी सर 50 बार रोटेट हुआ होगा। अब सर डीलर और जो आई वुड से जो हिसार का परचेजर है, उन दोनों ने सर मिलकर खूब कैशबैक कमाया। 5,000 डिवाइड बाय 2 2500 पर फोन। अब सर ऐसा एक फोन की बात है, ऐसे सर अगर मैं बात करूं कितने फोन की बात होगी, कितने कैशबैक्स की बात होगी। सर जब ये पता चला ना, उसके बाद सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने सर एक कंट्रोल लगाया कि एक ही IMEI नंबर का फोन एक बार ही सेल होगा हमारे एक प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर IMEI नंबर 1 फ्लिपकार्ट पर सर एक बार सेल हो गया तो उसके बाद सर सेल नहीं हो पाएगा कभी भी। इधर इट वुड बी रेड फ्लैग या फिर सेलर वोंट बी अलाउड टू एंटर दैट फोन इनटू द सिस्टम। ऐसे सर ई कॉमर्स में एक और चला था कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने एक असेसमेंट की थी कि अगर 60 रुपीज से नीचे की कोई भी आइटम है और उसका कोई भी रिटर्न आता है ना, मैं उसको पिकअप नहीं करूंगा क्योंकि मेरे 60 से ऊपर सर उसके ऊपर मतलब चार्जेस लग जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 60 रुपीज की आइटम खरीदी और 60 रुपीज की ही मुझे आइटम रिफंड करवानी है, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहता है मेरे 70 रुपए लग जाएंगे इसको पिकअप करवाने के। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी 60 रुपीज का आइटम कह रहे हैं ना रिटर्न रिफंड, उसको 60 रुपीज वापस दे दो, ठीक है, अपने को 10 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बच रहा है। अब लोगों ने सर इसमें क्या किया, लोगों ने सर मल्टीपल आईडी बना ली। 60 रुपीज में सर इतना सामान इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, कोई आइडिया नहीं। उसके बाद जाके करियाने के स्टोर पे बेच दिया। अब सर इससे क्या हुआ, ई कॉमर्स ने सर क्या किया, ग्रेजुअली स्लोली वो आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी। एक बंदा कितनी आईडीज बना सकता है सर? अब तो आईडी को फोन से लिंक कर दिया, या पहले मेल आईडी से लिंक था, मेल आईडी से कितनी भी बना लो, अब सर फोन से लिंक कर दिया है। रिटर्न्स एंड रिफंड सर पहले जितना आसान नहीं रहा है। दैट इज ओनली ड्यू टू रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। तो मैं आपसे बात करता हूं, लोगों ने आईफोन खरीदा है, आईफोन के साथ एक ईयरफोन आया है, ईयरफोन अपने पास रख लिया और रिटर्न डाल दिया कि भाई ईयरफोन नहीं थे इसके। या फिर मैं आपको बात कहूं कि आईफोन आया है, या फिर यूं कह दिया ईंट आई है। पहले हो जाता था, अब लेकिन ये वाला काम बिल्कुल मतलब आप ये लगा लीजिए कि कर रहे होंगे बहुत मिनिमल, या फिर मेरी नजर में कोई भी नहीं है, या फिर होगा भी तो सर कोई कर रहा होगा, आई रियली हैव नो आइडिया। बट कंट्रोल सर उसी हिसाब से इंप्लीमेंट हो चुके हैं कि सर बहुत मतलब आपको बहुत ही एस्केलेशन करनी पड़ती है आपको एक रिटर्न रिफंड के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद सर मैं बात करता हूँ, अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तब भी हमें सर रिस्क एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है। मैं बात करता हूँ सर, अभी हाल फिलहाल में सर एक प्रोडक्ट आया था गिफ्ट कार्ड बैंकिंग की तरफ से। सर पहले आए नॉन केवाईसी कार्ड्स, केवाईसी कार्ड्स, उसके बाद सर केवाईसी कार्ड्स में भी लोगों ने एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि भाई हम आपको केवाईसी करा के देंगे कार्ड। लोग क्या करते थे, खुद सेल करते थे, खुद ही नाम पर परचेज करते थे। जो उसका असली ऑब्जेक्टिव था गिफ्ट कार्ड्स का, वो सर डिफीट हो गया। हमें था सर अपनी आउटरीच बढ़ानी है, कार्ड से कस्टमर बेस बढ़ाना है, वो तो सर एक कस्टमर सर इतने केवाईसी कार्ड ले रहा है। फिर सर इसके अंदर आया रिस्क एडवाइजरी, या मैं तो कहूँ कि इसमें तो सर लीगल हम लोग उसमें चले गए कि भाई हाँ जो भी जीएसटी अथॉरिटीज आई या सीबीआई आई, वो सर एक अलग मैटर हो गया। लेकिन सर अब गिफ्ट कार्ड सर ऐसे बल्क में मिलना बहुत डिफिकल्ट। पहले सर बच्चा बच्चा बेच रहा था, अगर आप दिल्ली में अगर इंडिया मार्ट पे भी लिखोगे ना आप गिफ्ट कार्ड, सर अभी भी कितने डीलर्स आ जाते थे तब जो गिफ्ट कार्ड सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सर क्या हुआ, रिस्क एडवाइजरी के तौर पर सर कुछ कार्ड्स ब्लॉक हो गए, मतलब कुछ इकट्ठे अगर सील लगी है या फिर अगर कुछ इकट्ठे रेड्स हुई है, उसके अंदर जो भी गिफ्ट कार्ड इशू हुए हैं वहां से सर सारे ब्लॉक हो गए। तो इस चक्कर में सर धीरे धीरे मतलब कोई भी अगर नई चीज आती है तो धीरे धीरे उसके सर रिस्क और रिवॉर्ड्स पता चलते हैं। रिस्क कैन बी मिटिगेटेड ऑलवेज टू अ एक्सटेंट। और सर मैं बताऊं रिस्क एडवाइजरी से सर ऐसा नहीं है कि हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं किसी को। रिस्क एडवाइजरी से सर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑडिट हमेशा सैंपल टेस्टिंग पर होता है, सैंपल बेस्ड होता है। और सर रिस्क एडवाइजरी में बात करूं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। सर मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल फॉर, मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
हमने एक यहीं पर ही ऑडिट हम लोग कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स का। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे ही आर्टिकल ने मैं आपको पहले बैकग्राउंड सेट करता हूँ उसके लिए। सर ह्यूमन रिसोर्स में जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि अगर आप कोई भी हायरिंग कर रहे हैं तो आप लोग एक सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई हाँ कि भाई अगर मेरे को किसी ने कहा 10,000 रुपये मेरे को सैलरी चाहिए तो हम लोग ये कहते हैं कि उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में 8,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। 20% का हम लोग मानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है ऐसा ना हो कि भाई पिछली ऑर्गेनाइजेशन में 2,000 ले रहा था, हमें आके कह रहा है 8 ले रहा था और हमने इसको 10 दे दी। तो सर इसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि HR डिपार्टमेंट ने ना बैंक स्टेटमेंट मांगनी स्टार्ट की कि भाई आप हमें मंथली बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दो, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब सर बिल्कुल ठीक बात है सर, बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है PDF में। सर PDF एडिट हो जाती है। लोगों ने सर PDF एडिट कर करके अपने 2,000 के 8,000 किए। अब सर ये कैसे पकड़ में आया? अब सर ये पकड़ में ऐसे आया कि देयर इज अ कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट एडिट, क्रिएशन डेट एंड एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ है, कब एडिट हुआ है, अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आ जाएगा। अब वो जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 1 महीने पुरानी थी, विच हैज एडिट डेट ऑफ करंट। तो एक ट्रिगर पॉइंट था कि भाई हो सकता है यहाँ पर कुछ हो। उसके बाद ऑडिटर ऑलवेज हैव अ लेवरेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइज सामने जो इंटरनल ऑडिट करवा रहा है वो सपोर्ट करता है नहीं करता, कि आप लोग मतलब जो हमने बंदा हायर किया है उसकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन को आप मेल लिखिए कि सर इसका आप हमें NOC दे दीजिए, लास्ट CTC दे दीजिए। और बड़ा नॉर्मल कंसेप्ट है सर, ऑडिटर्स ने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने भी रैंडमली अगर मुझे कहीं पर लगता है तो हम लोग उनकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मेल डालते हैं HR को, एंड दे डू रिवर्ट बैक। वो रिवर्ट बैक करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर इनका लास्ट CTC इतना था एंड ही वाज होल्डिंग दिस डेजिग्नेशन विद दिस रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो आप देखिए सर एडिट कर करके 2,000 वाली चीज 10,000 की हो गई। तो ऐसे सर अगर ये तो मैं एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ऐसे सर कितने एम्प्लॉयज होंगे, कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जहां हो रहा होगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिस्क एडवाइजरी। सर अब मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिस्क एडवाइजरी की। सर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे रिस्क एडवाइजरी? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इंटरनल ऑडिट एंड कंकरेंट ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट को अभी हमने एक फैंसी सा नाम देना स्टार्ट किया, रिस्क एडवाइजरी, या फिर हम कुछ और कह देते हैं क्योंकि इंटरनल ऑडिट थोड़ा बोरिंग हो गया था। एंड इंटरनल ऑडिट के नाम से सामने वाले को लगता था कि भाई ये सिर्फ वाउचिंग करके जाते हैं। सर रिस्क एडवाइजरी इज अ मोर, आई वुड से बहुत बड़ा स्कोप एरिया है सर वाउचिंग के अलावा। मैंने सर अपनी 3 साल की आर्टिकलशिप में वाउचिंग ही नहीं की। मैंने 3 साल के पीरियड में सर, मतलब एक मानने की बात होती है कि लोग कहते हैं इंटरनल ऑडिट में हम सिर्फ वाउचिंग करके आगे। सर मैंने वाउचिंग ही नहीं की, सिर्फ डेटा एनालिटिक्स किया। वहां पर काम ही सिर्फ सर एक्सेल और PPT में होता था। एक्सेल में सर हमारा एनालिसिस होता था और PPT में सर हमारी रिपोर्टिंग होती थी। एनालिसिस भी सर हम लोग बिलिंग एंड कलेक्शन का करते थे, बिलिंग की रेवेन्यू लीकेजेस निकालते थे, हम एक्सेस वगैरह चेक करते थे। तो सर बहुत चीजें होती है सर इसमें भी। उसके लिए मैं सर थोड़ा बाद में बात करूंगा, लेकिन सर सबसे पहले इंटरनल ऑडिट जो लीगल भी कहते हैं कि भाई हाँ कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपका इतना थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे अगर आपका क्रॉस करता है तो यू नीड टू गेट एन इंटरनल ऑडिट डन। कंकरेंट ऑडिट होती है सर हमारी बैंक्स की भी होती है, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो कहती है कि नो सिंगल बिल विल बी प्रोसेस्ड टिल द टाइम ऑडिटर सेज इट इज ओके। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती है अपना पेमेंट प्रोसेसिंग का या एक्सपेंडिचर ऑडिट का प्रोसेस, या फिर मैं कहूं बिल रिकंसिलिएशन का। सर हेल्थ केयर में सर अभी भी हमारे पास काफी क्लाइंट्स हैं जो सर अपना मंथली बिलिंग का रिकंसिलिएशन कराते हैं कि क्या जो मेरा टैरिफ मास्टर कह रहा है क्या मेरा बिल उसके हिसाब से बना है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैंने सर्विसेज दे दी सामने वाले को और उसने फिर भी मुझसे रिफंड्स ले लिया, या फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ उसने कोई सर्विस ही नहीं ली और फिर भी रिफंड ले लिया। सर देयर आर मल्टीपल स्कोप एरियाज, मल्टीपल थिंग्स। कंकरेंट ऑडिट तो सर आजकल मतलब एक बड़ा बूम एरिया है बैंकिंग के अलावा।
कि कंकरेंट ऑडिट लोग बहुत लेते हैं, जैसे आई वुड से नेम फ्यू ऑफ द क्लाइंट, जैसे अमूल है, या फिर आई वुड से कुछ इंटरनेशनल एनजीओज है, एड्रा है, मतलब बहुत सारी है ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब एक भी बिल उनका प्रोसेस नहीं होता। या फिर प्रोक्योरमेंट का मैं कहूँ, उनका प्रोक्योरमेंट का तब तक कोई बिल प्रोसेस नहीं होगा जब तक दैट इज नॉट हैव अ वेरीफाइड सिग्नेटरी ऑफ अ पर्सन, अ थर्ड पार्टी व्हिच हैज बीन स्पेसिफिकली हायर्ड फॉर दिस थिंग। उसके बाद सर मैं बात करता हूँ आईएफसी और सॉक्स की। आईएफसी की भी जो एप्लीकेबिलिटी है वो दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट ओनली। और उसके बाद सर जो आईएफसी और सॉक्स का फॉर्मेट है और जो इनके फॉर्मेट है सर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ही दिखाऊंगा। हमने स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई है तो आपको सर शेयर करेंगे। उसके बाद सर मैं आईएफसी और सॉक्स का अगर मैं आपको ब्रीफ दूं, वेयर इज आईएफसी एप्लीकेबल। कंपनीज एक्ट कहता है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन की हुई है कि भाई जो इस थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव चला गया उसके ऊपर आईएफसी एप्लीकेबल है। सेकंड, देयर इज वन मोर थिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ICOFR। अब सर जहां पर भी स्टैट ऑडिट होता है ना, वहां पर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक होता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे यहाँ पर या फिर हमारे यहाँ पर क्या सर कहीं पर भी कोई चेक करता है। सर दैट हैज अ सेपरेट फी और दैट इज a completely separate engagement basis which stat audit is signed sir। सर हमें इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक अलग हमें डिलीवरेबल देना पड़ता है कि किस बेस पर हमने कहा है कि भाई हाँ कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स है दैट आर सफिशिएंट, कि भाई जो हमारी फाइनेंशियल फिगर्स आ रही है वो ठीक है नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज सॉक्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यूएस या यूके में लिस्टेड होती हैं ऑन दैट सॉक्स इज एप्लीकेबल। सॉक्स एप्लीकेबिलिटी है अगर वो इंडिया में, अगर यूएस यूके में वो जहां पर भी है लिस्टेड होनी चाहिए। अगर वो इंडिया में भी है तो इंडिया में कराएगा या सॉक्स आपको करवाना है। सॉक्स हैज अ सेम फॉर्मेट दैट हैज अ आईएफसी फॉर्मेट। आईएफसी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं कहती कंपनी लो, लेकिन आईसीआई ने डिफाइन किया हुआ है कि हाँ दिस इज अ बेंचमार्क फॉर्मेट दैट शुड बी यूज्ड। उसके बाद सर मैं बात करता हूँ डायग्नोस्टिक रिव्यूज की। सर जो डायग्नोस्टिक रिव्यू है दैट इज मोर और लाइकवाइज सेम एज इंटरनल ऑडिट। मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑडिट का नाम थोड़ा पुराना हो गया तो इसको इसीलिए हम रिस्क एडवाइजरी का नाम दे देते हैं, डायग्नोस्टिक रिव्यू का नाम दे देते हैं। सर इंटरनल ऑडिट में एक स्कोप एरियाज बहुत ही डिटेल्ड वे में डिफाइंड होते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक रिव्यू में एक बड़ा कंसाइजली डिफाइंड होता है कि ये हमें स्कोप एरियाज करने हैं। चीज वही है सर, इंटरनल ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, डायग्नोस्टिक रिव्यू चीज सब सेम है, बस नेम्स डिफरेंट है। सर उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की। सर व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। इफ एनीवन वुड लाइक टू आंसर दैट इन द चैट सेक्शन। एक सेकंड, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द चैट सेक्शन। So resources as to how resources are needed to address it. Okay, so we have one query. We will take up that query in the end. So we have a very good query. So we'll keep this for the end part. Okay, so Ankur has written ideal way of doing things or process systematically. SOP बिल्कुल सही अंकुर जी। इसके अंदर एसओपी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है कि हमें किस चीज को कैसे करना है और कौन करेगा। दिस प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, आज मैं फाइनेंस हेड हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एचयूएल में, कल नहीं हूं, कल को कोई और फाइनेंस हेड आएगा एचयूएल में तो उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रोसेसेस रन होंगे। चलो कोई बात नहीं, नीचे वाला जूनियर बता देगा। लेकिन सर अब मैं आपको बताऊं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार क्या होता है, पूरी टीम उठ के चली जाती है। जो सर हेड होता है वो अपने 3-4 नीचे वाले बंदे, वो 3-4 नीचे वाले बंदे और अपने 2-3 नीचे वाले बंदे, पूरी की पूरी टीम शिफ्ट कर जाती है। सर एक केस में अगर सर 12 बंदे फाइनेंस टीम से चले गए तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या प्रोसेस से रन होता था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज दैट थिंग, एक चीज को करने का क्या तरीका है, दैट इज डिफाइंड वे, और उसमें ये भी होता है कि कौन किस चीज को कैसे करेगा। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सर जो भी रिस्क हैं, जो भी कंट्रोल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में
हमें क्या कंट्रोल इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सर सब कुछ एसओपी का पार्ट होता है। तो मैं आपको बताऊं, हिसार में तो सर मैंने नहीं देखा कहीं पे एसओपी। हिसार में एक जगह देखा है सर मैंने, मतलब मेरे को आइडिया भी नहीं है, वैसे हो सकता है बहुत जगह हो। वो भी सर मैं कहीं पर स्पाइरल बाइंडिंग के लिए करवाने गया था, तो मंगलम डायग्नोस्टिक लैब्स, I was very astonished and very surprised, and that was a very happy moment for me who is into risk advisory कि मंगलम डायग्नोस्टिक्स के पास सर एसओपी है। उन्होंने सर हर चीज डिफाइन की हुई है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, रिफंड कैसे होगा, क्या होगा। दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, दो वो मैंने वहीं पर ही देखा था सर। सो नेक्स्ट पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रीपेमेंट और प्रोजेक्ट ऑडिट्स। आई विल टेक दिस पार्ट विद सीएसआर प्रोग्राम ऑडिट ओनली। सर मैंने पहले भी एक आपको मतलब पहले एक बैकग्राउंड दिया था कि जब भी कोई भी सीएसआर इन्वेस्टमेंट होती है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है, या फिर आप ये लगाइए किसी को स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, स्टार्टअप में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है, हर उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क असेसमेंट होता है सर। रिस्क असेसमेंट में सब कुछ वही होता है, एचआर चेक होता है, प्रोक्योरमेंट चेक होता है, इन्वेंट्री के अगेंस्ट क्या कंट्रोल्स है वो चेक होता है, बिलिंग के अगेंस्ट क्या कंट्रोल्स है वो चेक होता है, रिस्क रिटर्न्स एंड रिफंड्स के अगेंस्ट क्या कंट्रोल्स है वो चेक होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चेक होता है। उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, दैट इंक्लूड्स फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशन, स्मोक अलार्म, या फिर मैं कहूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स, सब कुछ सर होता है इसके अंदर सर। एक बहुत ही डिटेल्ड असेसमेंट होता है टू चेक कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता हूं तो विल आई बी एबल टू गेट a good return on investment, and second, I am entering into an organization or I am associating with that organization जिसका जो ethical practices में है, जो बहुत ही efficient and effective है, जिसके processes ऐसे हैं कि हाँ हम मतलब एक मतलब बड़ा बिलीफ रख सकते हैं कि हाँ दे हैव सच कंट्रोल्स की जो हमारे पास MIS आएगी ईयर एंड पे या क्वार्टरली या जैसे भी जो भी डिफाइंड वो होगा कि वो ठीक आएगी, एक्यूरेट होगी या कंसेप्चुअली करेक्ट होगी। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं सीएसआर प्रोग्राम ऑडिट की, सर अगर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस से इन्वेस्ट कर रहा होता हूं कहीं पर, तो वहां पर सर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखता, मैं देखता हूं सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सर इसको मैं थोड़ा और डेलिब्रेट करना चाहूंगा, सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या होती है। मैं ये मानता हूं कि अगर मैंने किसी एनजीओ को 100 रुपए दिए, तो उस 100 रुपए से मैं कितने बच्चों को शिक्षित कर पा रहा हूँ या फिर मैं कितनों को हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, इट डिपेंड्स। जैसे कुछ थीमेटिक एरिया सीएसआर एक्ट ने भी डिफाइन किए हुए शेड्यूल 7 में, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि शेड्यूल 7 के अंदर जो जो भी हमने डिफाइन किए हुए हैं, आप उन्हीं डिफाइंड एरियाज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, एजुकेशन की। मैंने हेल्थ में किसी थीमेटिक एरिया में एनजीओ को पैसे दिए कि भाई यहाँ पे मैंने आपको दे दिए करोड़ रुपए, आपको भाई हेल्थ में करना है कि भाई कैंसर इंस्टीट्यूट में करो, ये करो, वो करो। अब सर उसके बाद सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है। दैट इज फर्स्ट कि हमारा कितना एफिशिएंट था प्रोसेस। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए तो 1 करोड़ रुपए से मैंने कितने लोगों को बेनिफिट किया, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसमें भी सर बड़ी डाइवर्स कैलकुलेशन होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की। डायरेक्टली कैलकुलेशन सर ऐसी होती है कि भाई हाँ मैंने डायरेक्ट बेनिफिट किया कि 10 कैंसर पेशेंट थे, मैंने उनको ठीक कर दिया, ये डायरेक्ट है। अब मैं इनडायरेक्टली की बात करूं तो उसमें कैलकुलेशन ऐसी होती है कि 10 में से 8 कैंसर पेशेंट्स ऐसे थे हु वर द सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। अब जो बंदा सर सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है 8, उसने सर अगर वो ठीक हुआ है तो आगे भी सर बेनिफिट मिला विद रिस्पेक्ट टू जो भी मेरी बाकी की फैमिली है वो भी सुरक्षित रही, उसके आगे का भी स्पेंडिंग खर्चा जो भी है सर। तो ऐसे सर सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है। SROI कैलकुलेट होने से पहले रिस्क एडवाइजरी होता है, वो इसलिए होता है कि एटलीस्ट वी हैव सम कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर सर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा, वो मैं सर क्या करूंगा, सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास बेनिफिशियरी की डिटेल्स ही नहीं है कि भाई यहाँ कितने लोग कैंसर से पीड़ित आए, कितने उनकी फैमिली मेंबर्स थे, क्या उनका एज ग्रुप था, क्या उनका इनकम स्टेटस था। तो सर कैसे मैं सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क एडवाइजरी कम्स इनटू पिक्चर। रिस्क एडवाइजरी 2 पारी आती है, एक तो इन्वेस्टमेंट से पहले, एक इन्वेस्टमेंट के बाद।
इन्वेस्टमेंट के बाद सर इसलिए आती है ये देखने के लिए कि हमने जो फंड यूटिलाइजेशन की है दैट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। उसके बाद सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इज विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेट्स। एक सेकंड, शायद आई एम नॉट एबल टू चेंज माय स्क्रीन, एक सेकंड। I guess my screen is visible to all. Yes, visible. ठीक है सर, बिल्कुल। सर ये एक फॉर्मेट है आईएफसी और सॉक्स का दैट वी जनरली यूज। ये सर ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई हाँ हमें यही यूज करना है एक सर, लेकिन एक वो होता है कि एक बेंचमार्क सेटिंग होती है। अगर मैं बिग फोर्स की बात करूं या बाकी बिग फोर्स की, क्या सर आज ये काम सर आईएफसी और सॉक्स का काम सर टॉप 50 कैसे टॉप 100, मैं आपको हिसार में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिखा दूंगा जो ये काम करती है सर आईएफसी और सॉक्स का। आईएफसी तो एप्लीकेबिलिटी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे होती है। आईसीएफआर जिसका भी स्टार्ट ऑडिट होता है उसके ऊपर सर एप्लीकेबल है। बस हमें ये है कि बताना है क्लाइंट को सर अब से ही एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी तो सर शुरू से है, हमने बताया नहीं क्लाइंट को। उसके बाद तीसरा सर सॉक्स के लिए काफी रजिस्ट्रेशंस हैं जहां पर अगर हम पीसीएओ भी है सर, अगर हम वहां पर रजिस्टर होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम वहां पर रजिस्टर होते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू गेट ईदर 1 or 2 क्लाइंट्स इन अ ईयर। और अगर सर एक क्लाइंट आ जाए ना उसके बाद सर एक मतलब आई वुड से फ्लो बन जाता है कि भाई हाँ भाई एक बाद एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि हाँ मैं ये कर लूंगा। तो सर आईएफसी और आईसीएफआर की बात करें तो सर ये असली में क्या चीज है? सर आईएफसी होता है कि जो मैंने आपको जैसे स्कोप एरियाज बताए, डिपार्टमेंट्स बताए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, प्रोक्योरमेंट, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो भी प्रोसेसेस है ना सर, इसको सर हम सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं। इसके सब प्रोसेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिलिंग की बात करूं तो उसके अंदर सर होगा कि भाई टैरिफ मास्टर हमने सही अपडेट किया है। सेकंड हमने देख लिया भाई टैरिफ मास्टर हमने सही अपडेट तो किया है लेकिन क्या उसकी हमने कॉस्टिंग ठीक कैलकुलेट की है वो। तीसरा भाई हमने टैरिफ मास्टर तो भाई अपडेट कर दिया लेकिन क्या वो कॉम्पिटिटिव है, क्या हमने किसी कॉम्पिटिटर का बेस लिया है उसको अग्री करने के लिए कि हाँ हम इस कॉस्ट पे ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो सर हमारे सिस्टम में वो जो चीज डली है, फॉर एग्जांपल मैंने रेट एग्री किया 100 रुपीज, क्या वो सिस्टम में 100 डली है या 90 डली है या 120 डली है या 100 की जगह 10 डली है। एक जीरो के मिसमैच से सर बहुत चीजें हो जाती है। उसके बाद सर चलो भाई मैंने टैरिफ मास्टर भी ठीक अपडेट कर दिया। अब सर जो बिलिंग कर रहा है बंदा, क्या उसके पास एक्सेस राइट्स तो नहीं है कि भाई हाँ वो बिल को एडिट कर दे, जो चीज 100 की है उसको 90 कर दे या 80 कर दे या 120 कर दे। इसको सर बड़ा डिटेल्ड वे में हम लोग करते हैं, आईएफसी को बड़े डिटेल्ड वे में जाते हैं कि भाई हाँ एक एक प्रोसेस को एक एक सब प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। उसके बाद उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स देखते हैं कि क्या है। अब हमने देख लिया भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल्स हैं, चलो ठीक है भाई। अब कंट्रोल्स की एफिशिएंसी भी सर चेक करते हैं। टेस्ट ऑफ डिजाइन, टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस चेक होता है। वो सर कैसे होता है, हम लोग सर प्रोसेस वॉक थ्रू करते हैं। उसके बाद हम देखते भी जो उन्होंने हमें बताया या जो एसओपी में है क्या वो सेम है, ठीक है भाई सेम है। उसके बाद सर हम चेक करेंगे भाई उन्होंने वॉक थ्रू में तो मेरे को सिस्टम में सेम लगा, अब मैं सैंपल से वेरीफाई करता हूँ कि हाँ क्या ये सेम है, भाई ठीक है सेम है। तो उसके बाद मैंने टिक कर दिया टेस्ट ऑफ डिजाइन ठीक है, टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ठीक है, तो भाई हमारा सब टिक हो गया। आईएफसी में हम लोग बहुत डिटेल जाते हैं। फाइनेंशियल implications which have direct और indirect impact on financial statements दोनों हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मैं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता हूँ जो हर एक स्टैट ऑडिट में होती है, पार्ट होता है, उसके अंदर सर हम लोग जो इनडायरेक्टली अगर हमें ट्रायल बैलेंस पे हिट करते हैं या फाइनेंशियल्स पे हिट करते हैं हम लोग सर उसको पार्ट नहीं लेते अपने स्कोप में। ICFR is only with respect to internal control over financial reporting। जो भी हमारे फाइनेंशियल्स में फिगर्स आ रही हैं क्या वो ठीक है नहीं है बस। अब मैं सर कहूंगा उसकी क्वेरीज होती है कि भाई यार आप कहते हो पहली बात तो कि भाई हर एक का इम्पैक्ट फाइनेंशियली होगा ही होगा, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म। तो फिर तो हर प्रोसेस का अगर मैं देखूं
हर प्रोसेस मेरे फाइनेंशियल इम्पैक्ट में हिट करेगा, या तो आज या बाद में। तो सर इसके अंदर क्या है, ICFR में सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट वाला लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं IT का, IT कंट्रोल्स की अगर मैं बात करता हूं कि मैं डेटा बैकअप नहीं लेता, तो सर वो ICFR का पार्ट नहीं होगा। डेटा बैकअप नहीं लेते तो ठीक है, नहीं लेते, तो कभी ना कभी उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर मैं डेटा बैकअप नहीं लेता। दो, दिस इज अ कंट्रोल प्रोसीजर कि मेरे को डेटा बैकअप लेना चाहिए, एक एंटीवायरस लेना चाहिए। जब मैं आपको बता रहा था ना कि मेरे एक फेलो CA के जो सिस्टम है उसको उन्होंने हैक कर लिया, या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मतलब उन्होंने मतलब वेरीफाई कर लिया, या जो भी ऐसा कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हिट हो गया, सर मैंने खुद उस टाइम पे सर अपने सिस्टम को क्लाउड पर लेकर गया हूँ मैं। सर वही कहते हैं ना सर, जब हमारे साथ जो चीज हो चुकी होती है उसके बाद हम लोग अवेयर होते हैं। सर मेरी तो एक छोटी सी एंटिटी है, अब खुदा ना खास्ता अमेजोन का सर ऐसे अमेजोन के साथ ऐसा हो जाए, या फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा हो जाए, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सर मैं अपने आपको छोटा क्यों बोलूं, मेरे लिए तो मैं सर सबसे बड़ा हूँ। मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल सर, मेरे अगर क्लाइंट्स का अगर डेटा, अगर कोई भी ब्रीच होता है, कोई भी डेटा लीक होता है, सर क्लाइंट तो मेरे ऊपर सर केस कर देगा लीगली। और सर आपको पता ही बड़ी एंटिटीज का सर मतलब अलग ही केस चल रहे होते हैं, उसके बाद सर वो मारहानि का कर देंगे, फिर कर देंगे कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने से हमारे इतने क्लाइंट्स चले गए, इतना हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, दिस यू नीड टू कंपनसेट। सर हमने भी कंपनसेशन के लिए एक सर अपने एग्रीमेंट में, एंगेजमेंट लेटर में क्लॉज डाला हुआ है, अगर मेरी फीस 1 लाख रुपए है और अगर मेरे से कोई भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई भी गलती हो जाती है दैट हार्म्स द क्लाइंट, I am only liable to 1 lakh rupees, or I am only liable to the fees which I have charged to the client to safeguard myself. That is a risk against control है सर। अगर ऐसे सर मेरे तो सर ऑर्गेनाइजेशन का सर वो हो जाएगा कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे ऊपर केस कर दिया तो वो तो सर पता नहीं कितना निकाल लेगा। You will have to understand that the revenue of a service industry and the manufacturing industry are always different. इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी सर बहुत डिफरेंट होता है। सर इसलिए अब सर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सर दिस आई हैव ऑलरेडी डिटेल्ड डाउन कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है, कैसे होता है। ये सर एक अलग एंगेजमेंट होता है सर SOP का, मतलब ऐसा नहीं है हम लोग, ये सर सब अलग एंगेजमेंट है। IFC एक अलग एंगेजमेंट है, ICFR एक अलग एंगेजमेंट है, इंटरनल ऑडिट एक अलग एंगेजमेंट है, कंकरेंट ऑडिट एक अलग एंगेजमेंट है। सर लोग मतलब अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, लोग सर इतना कॉशियस है आजकल, वो लोग लीगली भी अगर कोई भी स्टेप लेते हैं ना तो सर दे आस्क फॉर रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। टू एक्सप्लेन वन एग्जांपल, रिसेंटली वी हैड बीन अप्रोच्ड बाय वन क्लाइंट, तो उन्होंने सर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हायर किया हुआ था सर, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई एक पीरियड तो सर खत्म हो गया है और वी डू नॉट वांट टू रिन्यू, और प्लीज सर आप हमें एडवाइस कीजिए कि लेबर लॉ और ये सब क्या कहता है। अब सर एज ए लेमैन अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया 1 साल पीरियड का, तो सर आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू से एनीथिंग, या फिर आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंटिन्यू टू दिस एंगेजमेंट, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका फिक्स्ड टर्म एग्रीमेंट है, अगर खत्म हो गया तो हो गया। बट सर गवर्नमेंट की एक और रूलिंग है जो कहती है इफ अगर आपने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आखिरी महीने में नोटिस नहीं दिया एंड सामने वाला इज इन ए सिचुएशन कि उसे लग रहा है कि मेरा एक्सटेंड हो जाएगा, आपने उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया और उसको ऐसा लग रहा है कि सामने भी मेरा पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, तो यू नीड टू एक्सटेंड दैट एग्रीमेंट। आपको सर वो एग्रीमेंट एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो आप सर लेबर लॉ कोर्ट में हार जाएंगे। तो सर हर एक चीज की सर रिस्क एडवाइजरी है। मैं आपको कहता हूँ फाइनेंशियल कंप्लायंसेस एक पार्ट है रिस्क एडवाइजरी का। सर मैं तो ये कहता हूँ सर फाइनेंशियल लीगल कंप्लायंस के अलावा सर इतना है, सर इतना है, कोई हद नहीं है। बस इट डिपेंड्स कि हम क्लाइंट को कैसे पिच करते हैं, क्लाइंट को हम क्या बताते हैं, क्लाइंट को कैसे क्या क्या चीजें हम लोग बताते हैं कि भाई हाँ सर आपके यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड आई एम 100% श्योर क्लाइंट एक्नॉलेज करता है सर। जिसने कभी भी रिस्क एडवाइजरी या इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज नहीं ली ना, अगर आप उसे बताओगे कि भाई सर आपके यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये लीकेज होना चाहिए या फिर ऐसी आपको दिक्कत आती होगी, तो क्लाइंट आपको भी कहेगा कि भाई हाँ आती है, बिल्कुल आती है, 100% आती है।
नेक्स्ट पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू कैसे इंटरनल ऑडिट या कंकरेंट ऑडिट या फिर कोई भी जैसे CSR ऑडिट की बात हो रही थी या इंटरनेशनल जो भी फंडिंग आती है उसकी ऑडिट की बात हो रही थी, तो कैसे करते हैं। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स कोई सर ऐसा वो नहीं है कि भाई हाँ दैट इज अ बेंचमार्क स्टेप या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हाँ यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सर फर्स्ट स्टेप है कि भाई हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो सर इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब हम इंटरनल ऑडिट करते हैं IFC और ICFR में, तो सर मैं एक पूरा ट्रैकर बनाता हूँ एक्सेल पे और बहुत डिटेल होता है। तो जब मैं इंटरनल ऑडिट करता हूँ मैं खुद भी अपने नोटपैड पे लिखता हूँ कि इस प्रोसेस में या इस इंडस्ट्री में ये रिस्क हो सकता है। एक चेन बनाकर देखता हूँ प्रोसेसेस की कि क्या इस चेन से ये मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, अगर कोई कहीं पर भी डेफिशिएंसी है तो वहां लूप होल हो सकता है। सिस्टम का सर वॉक थ्रू करते हैं हम लोग कि ऐसा तो नहीं है जो भाई डिपार्टमेंटल हेड बता रहा है हो सकता है गलत हो, क्योंकि सर डिपार्टमेंटल हेड तो हमेशा चाहेगा कि भाई मेरी ऑब्जर्वेशन कोई ना निकले। ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द मैनेजमेंट। सर हम प्रोसेस वॉक थ्रू करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ लीकेज हो सकती है। उसके बाद सर प्रोसेस वॉक थ्रू भी हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ सर देयर आर चांसेस कि, क्योंकि सर प्रोसेस वॉक थ्रू तो सर मैं तो उस सिस्टम को चला नहीं रहा, सामने वाला ही चला रहा है। जितना सिस्टम का सर सामने वाले को पता है, मेरे को इतना नहीं पता होगा कभी भी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। कोई फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं नेविजन की बात करता हूँ, अगर जो बंदा नेविजन रोज चला रहा है तो उसको शॉर्ट की उसे पता होगा कि कहाँ से किसको ऑडिटर को कैसे घुमाना है। अब सर मेरे को क्या पता होगा कि भाई वो वाली विंडो ऐसे नहीं ऐसे खुलेगी, उससे ऐसे नहीं ऐसे। मैं तो सर अपना दिमाग लगा के बता देता हूँ भाई हाँ सर भाई ऐसे खोलो, फिर मैंने उसको ऐसे नहीं ऐसे कर, बातों में घुमाने, बातों से बात। इंटरनल ऑडिट में सर कई बार तो क्या होता है बात में ही सर सारी ऑब्जर्वेशन निकल जाती है। अब सर मैंने सिस्टम वॉक थ्रू भी कर लिया, वॉक थ्रू में मुझे कुछ डेफिशिएंसीज भी निकली। अब मैं क्या करता हूँ सर डेटा मंगाता हूँ, जो मेरे को सिस्टम में पता चला उसके अगेंस्ट में डेटा मंगाता हूँ कि भाई अब भाई डेटा दो आप हमें कि भाई जो आप बता रहे हो वो सही है नहीं है। या फिर मैं खुद चेक करता हूँ कि भाई हाँ अगर मेरे टैरिफ मास्टर में इतना है तो मेरे बिलिंग में इतना क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चल सकता है। फॉर जस्ट टू मतलब एग्जांपल है कि अगर मेरी एक सर्विस है X, मैंने वो किसी को दी 100 रुपए की, एक सर्विस X को मैंने A को 100 रुपए की दी, लेकिन मैंने X ही सर्विस B को मैंने दी 80 रुपए की। तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई हाँ भाई 100 और 80 क्यों ऐसा। अब मैं उनके पास गया, अब या तो उन्होंने मेरे को कहा होगा कि भाई सर हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय रेलेवेंट अथॉरिटी, जो SOP में लिखा है। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो भाई आप पैसे दो जिसने बिलिंग की है। या फिर सेकंड पार्ट हो सकता है भाई डिस्काउंट नहीं, भाई बिलिंग वाले का दोस्त था वो, भाई उसने 100 का 80 कर दिया। अब चलो भाई 100 का 80 कर दिया, ठीक है। अब अगली बार क्या हुआ, अब सर कई बार क्या होता है बिलिंग वाले बड़े तेज होते हैं, उन्होंने कहा सर मेरे को बिलिंग मैच करनी है। उन्होंने क्या किया, दूसरे कस्टमर को वही सर्विस 120 की चार्ज कर दी। अब सर 120 प्लस 80 200 रुपए तो हो गया। एज ए ऑडिटर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमने ऊपर से मैच कर लिया, बोला यार सही है 200 होना चाहिए तो 200 है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि साला एक 120 है और एक 80 है, तो वहां डेविएशन है। और सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं सर मैनेजमेंट मानती है कि ओवर चार्जिंग एंड अंडर चार्जिंग बोथ आर हैव वेरी हाई रिस्क इम्प्लीकेशंस। कई लोग कहते हैं बोला यार ठीक है ना यार 100 रुपए की सर्विस थी मैंने 120 रुपए ले लिए, क्या दिक्कत है। सर जिसको आपने 120 रुपए की सर्विस दी है, अगर उसकी कभी बात होगी ना 80 रुपए वाले सर्विस वाले से, वो ये जरूर बात करेगा कि भाई हाँ भाई यार मेरे को तो 120 की मिली, वो कह रहा है 80 की, बोला यार ऐसे कैसे। सेम प्लेटफॉर्म सेम सब कुछ। सर ये होती है रेपुटेशनल रिस्क, वहां पर हार्म आ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क तो आएगा ही आएगा, रेपुटेशन रिस्क आ जाती है सर यहाँ पर। उसके बाद सर मैं मानता हूँ सर कंट्रोल भी नहीं है, यहाँ पर 80 कभी 70 कभी 60 कभी 130 140। सर फिर तो अगर कंट्रोल जहाँ डेफिशिएंट हो गया सर वो तो हर जगह है। उसके बाद सर मैंने डेटा लिया, डेटा पर वर्किंग की। उसके बाद सर व्हाट आई डू, वर्किंग करके वी शेयर इट विद द क्लाइंट सो टू गेट दैट अप्रूव्ड और ऑथराइज्ड कि भाई हाँ जो मेरी वर्किंग है। हो सकता है कई बार क्या होता है सर बहुत परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होती है हर चीज में, देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी इन ईच सर्विस।
कई बार होता है कि भाई मैंने एक कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर दिया जो मेरे को डिपार्टमेंटल हेड ने बताया, लेकिन दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी बताई नहीं। वो सर तभी आएगी जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। अब मैंने उसके साथ शेयर की, वो मेरे पास कुछ और ले आया कि भाई सर इसमें तो ऐसे 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 ऐसे, और इसके अंदर सर एक नई चीज ये है, तो सर अब उसको कंसीडर करना। अब उसको कंसीडर करके कुछ और नई चीज आ जाती है। तो ऐसे सर हम लोग इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन निकालते हैं। उसके बाद सर एक ऑडिटर का काम ये होता है कि भाई आपने ऑब्जर्वेशन निकाल दी, बिल्कुल ठीक है, आपने उसका रूट कॉज बता दिया, ठीक है, इम्प्लीकेशन बता दी, ठीक है, सर आप हमें रिकमेंड तो करो। The next part is for the recommendation. हम उसे रिकमेंड करते हैं। उसके बाद what we do, we take management responses और management comments, ताकि उसके अंदर उसमें हम मैनेजमेंट का बाइन लेते हैं कि भाई हाँ, डिपार्टमेंटल हेड का कि भाई हमसे ये गलती हुई है, और नेक्स्ट एक्शन प्लान लेते हैं ये कब तक ठीक होगा। सर ये एक फॉर्मेट है जो हम लोग अभी करंटली यूज करते हैं टू डू या फिर फॉर द रिपोर्टिंग पार्ट। आई वुड से कि इंटरनल ऑडिट का या सीएसआर ऑडिट या कंटेंट ऑडिट का, मतलब हर एक बंदा है एक अलग फॉर्मेट यूज कर रहा होगा, लेकिन हम लोग ये यूज करते हैं। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मतलब एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, एजिस प्रोसेस क्या था, एसओपी क्या कहता है, कंट्रोल डेफिशिएंट कहाँ पे था, उसके बाद क्या लैक्सिटी थी और क्या हुआ। रिस्क और इम्पैक्ट में हम लोग लिखते हैं हमारा कितना फाइनेंशियल रिस्क हुआ, या फिर इसके ऊपर क्या लीगल कंप्लायंसेस होंगे, क्या पेनल्टीज होंगे, या फिर आई वुड से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ना हो तो भाई कितने साल की जेल है, ठीक है। या फिर कई बार सर क्या होता है कि कुछ कुछ में हॉस्पिटल सील हो जाते हैं, कुछ कुछ में अगर हमारा नॉन कंप्लायंस करते हैं बिल्डिंग एक्ट के हिसाब से, कहीं पे भी सर बिल्डिंग सील हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन सील हो जाती है सर। ये रिस्क और इम्पैक्ट हमें शो करना पड़ता है रिस्क और इम्पैक्ट कॉलम में। उसके बाद सर हम रूट कॉज शो करते हैं कि ये चीज क्यों हुई, इसके पीछे मेन रीजन क्या था। हमने कंट्रोल्स लगाए हुए थे, सब कुछ लगाया हुआ था, फिर भी ये हो गया। उसके बाद सर हम बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब होता है हाई, मीडियम, लो। दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, आई वुड से। सर एक ऑब्जर्वेशन थी, मैं आपको बताता हूँ। एक हॉस्पिटल है, आई वुड नॉट नेम द हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में। उसमें सर आपको ना पेशेंट से अगर मिलना होता है तो आपको पास मिलता है। उस पास पर सर क्या होता है कि अगर आपके पास वो पास है तो यू आर अलाउड टू मीट द पेशेंट एंड एंटर द प्रीमिसेस वेयर पेशेंट्स आर देयर। अगर नहीं है तो भाई आपको अलाउड नहीं है। तो इसके अंदर सर क्या हुआ कि जो पेशेंट मतलब कार्ड था जो हमें चाहिए टू एंटर, that had imprinted 150 as a cost। अब जो 150 रुपए कॉस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद सर हमने बिलिंग में वैसे चेक कर लिया, मतलब बाय चांस उसमें दे हैव चार्ज इनटू द बिल 200 रुपीस। सर मैंने वो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई थी एज ए लो रिस्क, क्योंकि ठीक है ये रिकरिंग नेचर का है, लेकिन द अमाउंट वाज वेरी स्मॉल। अगर मैं बाकी सर्विसेज से कंपेयर करूं, अगर करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं बात करता हूं, अगर 1000 करोड़ का बिलिंग है टोटल, और इसकी सर बिलिंग अगर 15 लाख रुपए है, तो क्या वो है, इमेटीरियल है। मैंने लो किया हुआ था। तो सर जब ये ऑब्जर्वेशन बोर्ड में गई ना सर, द बोर्ड हैज ऑलवेज हैज सम डिफरेंट कंटेक्स्ट सर। मतलब मैं कहूंगा अगर बोर्ड में 5 बंदे बैठे हुए हैं ना, तो सर 5 उस ऑब्जर्वेशन को बड़े अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पांचों में एक का कहना था सर ये तो हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब तो ये है कि चिप्स के पैकेट पे 10 रुपए लिखा हो और मैं उससे 12 रुपए चार्ज करता हूँ, वो तो सामने बिल के ऊपर भी दिख रहा है। उससे इमेज ये जाती है कि भाई ऐसी तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी जिसके अंदर हम ओवर चार्ज कर रहे हैं। हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन गई है वो। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि कौन उस ऑब्जर्वेशन को कैसे ले रहा है एंड हाउ इज दैट ऑब्जर्वेशन प्रेजेंटेड। मैं आपसे बात करूं फायर एक्सटिंग्विशर वाली ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ मतलब मैनेजमेंट कहती है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगे हुए थे, उससे सर आग लगने का चांस है, ठीक है। उसके बाद मैंने दिखा दिया कि भाई सर्दियों में लोगों ने क्या किया हुआ, प्लांट में एक थोड़ा सा मतलब घास में थोड़ी सी लकड़ी जला के वहां पर आग भी लगाई हुई है, ठीक है। अब मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। एक तो ये हो गया कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, या फिर है एक्सपायर्ड है, या फिर है
लेकिन वो चलाना नहीं आता, किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। दूसरा मैं कह रहा हूँ लोगों ने वहां पर आग भी जलाई हुई है हाथ सेकने के लिए। तीसरा मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ विथ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन में सर उस साल आग लगी थी, उससे सर इतना इम्पैक्ट पड़ा है, इतना सर हमारे ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हुआ है और इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सर गोइंग कंसेप्ट हिल गए सर, फाइनेंशियल्स में दिखाया हुआ उन्होंने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट उस चीज के लिए। अब सर अगर इट ऑल डिपेंड्स कि आप हाउ द ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंटेड। अगर सिर्फ आप कहोगे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो बोला ठीक है यार लगवा देंगे। एक ये सर मैं आपको उसको इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि भाई सर उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम भी एक टाइम में 200 बंदा काम कर रहा होता है 3 शिफ्ट में। एक तो सर आपका ह्यूमन रिसोर्स का लॉस है, सेकंड आपका फाइनेंशियल लॉस है, फिर आपका सर सारा ऑपरेशन होल्ड पे चला जाएगा। तीसरा सर जहां पर ये सब चीजें आगे सर इंश्योरेंस का केस आ जाएगा। फिफ्थ सर सारी कमिटीज बिल्डिंग कमिटी सब आ जाएगी कि भाई हाँ सर म्युनिसिपल की भाई पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले क्या चेक्स थे। सर ऑपरेशंस होल्ड पे चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो फाइनेंशियल लॉस भी होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी का लॉस अलग। हाई मीडियम लो इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। उसके बाद सर हम बात करते हैं कि रूट कॉज में ही हम लोग उसको 3 में डिवाइड करते हैं, डिजाइन डेफिशिएंसी, ऑपरेटिंग इनएफिशिएंसी एंड सिस्टम डेफिशिएंसी। सर डिजाइन डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने जो कंट्रोल इंप्लीमेंट किया हुआ है ना, जो कंट्रोल का डिजाइन है वही उसी में लैप्स है। मैंने एक्सेस दिया हुआ बिलिंग एग्जीक्यूटिव को, भाई जो तेरा मन करे यार कर, डिजाइन डेफिशिएंसी। असल में ऑपरेटिंग इनइफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग इनइफेक्टिवनेस में आता है भाई मैंने बिलिंग एग्जीक्यूटिव को कहा हुआ तेरे को 40 रुपए चार्ज करने हैं, मेरे टैरिफ मास्टर में भी है 40 रुपए चार्ज होंगे एक सॉफ्टवेयर बनाने के, लेकिन बिलिंग एग्जीक्यूटिव के पास गलती से राइट है कि भाई हाँ भाई इसको 40 का 25 कर दो, 30 कर दो, 100 कर दो, कुछ भी। उसके बाद सर मैं बात करता हूँ सिस्टम डेफिशिएंसी की। कई बार सर क्या होता है सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम में इंप्लीमेंट किया हुआ है कि 100 रुपए टैरिफ में है, 100 रुपए बिलिंग एग्जीक्यूटिव चार्ज कर सकता है। बिलिंग एग्जीक्यूटिव के पास एक्सेस राइट्स ही नहीं है 100 रुपए के, लेकिन सर मैंने उसको वो दे दिया एक राइट कि मैंने सर्विसेज नहीं ली, बिलिंग नहीं हुई, लेकिन मैं उसको रिटर्न दे रहा हूँ या रिफंड दे रहा हूँ। मैंने वेबसाइट उससे डेवलप ही नहीं करवाई 100 रुपए की, लेकिन मैं उसको फिर भी 100 रुपए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो। सर ये होता है सिस्टम डेफिशिएंसी। सर नाउ वी कम अप टू रिस्क एडवाइजरी इन टियर 2 और टियर 3 सिटीज। सर बहुत लोगों की एक क्वेरी होती है कि भाई सर इंटरनल ऑडिट के या रिस्क एडवाइजरी के सर सेमिनार्स तो बहुत होते हैं, लेकिन वो लोग जो बताते हैं ना दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू टियर 1 सिटी, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में एप्लीकेबल होते हैं सर, या इधर उधर एप्लीकेबल होते हैं सर, हमारे यहाँ एप्लीकेबिलिटी नहीं। सर मैंने इसको सर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सर फर्स्ट इज हेल्थ केयर, सेकेंड इज स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, थर्ड आई वुड से मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ आई वुड से सर्विस इंडस्ट्री एंड फिफ्थ आई वुड से ट्रेडर्स। पर मैं आपको बताऊंगा हर एक के पास ये एप्लीकेबल हो। टियर 2 और टियर 3 सिटीज की मैं बात करूं, दोनों में ही ये सर सारे सेक्टर्स होंगे, सारी इंडस्ट्रीज होंगी। अगर मैं सर हिसार की ही बात करूं, मैं हिसार को सर हब मानता हूं हेल्थ केयर का। हिसार में सर राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, इन 3 स्टेट से लोग आते हैं एक अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज लेने। जो हेल्थ केयर की सर्विसेज मेरे को दिल्ली में सर 100 रुपए की मिलेगी ना, वो सर यहाँ पे 70 रुपए में हो जाएगा मेरा, उतनी ही इफेक्टिवनेस और उतनी ही एफिशिएंसी से। सर मैं कल जस्ट डायल पर वैसे ही देख रहा था क्योंकि इस सेमिनार के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। सर हिसार में 30 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सर जस्ट डायल पे जो रजिस्टर्ड है। सर 30 अगर जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड है तो देयर माइट बी ए केस की 40-45 के अराउंड हो सकते हैं हॉस्पिटल्स जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर आई वुड से देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज। सर मैंने आपको बताया था जहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आ गई वहां पर सर हमारा रिस्क एडवाइजरी एप्लीकेबल हो जाएगा।
हेल्थ केयर में सर हजारों सर्विसेज है, कभी भी कोई भी एक सिंगल बंदा उसको मैप नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ हेल्थ केयर में कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ आपको। इंश्योरेंस है, पीपीए है, नॉन पेबल है, हजारों सर्विसेज की बिलिंग है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट में सर हमारे डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सर डॉक्टर्स के साथ होते हैं। आप सर हमें मिनिमम इतनी बिलिंग दोगे तो हम आपको इतना देंगे। दिस इज अ वेरी हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ हेल्थ केयर में जो हो रहा है, बट प्रोफेशनली ये होता है सर। मेरा सर कॉन्ट्रैक्ट सर एक डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ है सर, मेडिसिन के साथ है, एमआर के साथ है। तो अब सर एक सिंगल हैंडेडली तो सर कोई नहीं संभाल सकता। सर ही नीड्स एन ऑडिटर हु कैन असेस, हु कैन रिव्यू सच सिस्टम्स। हम सर सिर्फ फाइनेंशियल कंप्लायंसेस की बात करते हैं। हम हेल्थ केयर में जाते हैं, जीएसटी, टीडीएस, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल नहीं स्टैट ऑडिट हो गया, उसके बाद सर मैं बात करता हूँ बाकी भी सर और कंप्लायंसेस होते होंगे जो भी हम लोग सर एडवाइस करते हैं, लेकिन हम सर इस बारे में एडवाइस ही नहीं करते। आई विल टेक यू टू सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर ओनली व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक। थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है सर रिस्क एडवाइजरी एक ऐसा सेक्टर है, मतलब गंगा है, जितना बह सकते हैं बह जाएंगे। रिस्क एडवाइजरी सर एक क्रिएटिविटी पे होती है, मैं आपको बताता हूँ, एक अप्रोच है। अगर सर आपको एक एंटिटी का रिस्क एडवाइजरी करना आ गया ना, तो आप किसी भी एंटिटी का कर सकते हैं। अगर आपको सर अप्रोच आ गई ना, अगर आपको ये पता चल गया कि भाई रिस्क कैसे कैसे असेस करने होते हैं, तो आप सर किसी भी एंटिटी का कर सकते हो। An article can find a very good observation as compared to a chartered accountant who has an experience of around 4 years into that sector or into that domain only. सर मैं तो खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी खुद की फॉर्म में। मैं देखता हूँ जब आर्टिकल्स मेरे पास ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं और मैं रिवैलिडेट करता हूँ, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, जो मतलब मुझे लगता था कि भाई इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स एक्चुअली अबाउट क्रिएटिविटी। जिस चीज में मैं रिस्क नहीं ढूंढ पाता, उस चीज में क्या पता आर्टिकल्स रिस्क ढूंढ ले, और जिस चीज में आर्टिकल्स ढूंढ लेते हैं जिसमें मैं नहीं ढूंढ पाता। तो सर एक बहुत ही डाइवर्स एरिया है। सर हेल्थ केयर की मैं बात करूं, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैव नोटेड। आई वुड नॉट नेम द हॉस्पिटल ये जहां ऑब्जर्वेशन मिली है या जो भी है। पहली ऑब्जर्वेशन है सर, बिलिंग एग्जीक्यूटिव हैव एक्सेस टू एडिट द बिल अमाउंट एंड बिल रीओपनिंग सिचुएशन। इसमें सर मैं आपको एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। क्या होता है जब भी आईपीडी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसका 1 लाख रुपए का बिल बना दिया, मैंने उससे सर 1 लाख रुपए ले लिए। अब मैंने सर क्या किया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, मैंने बिलिंग एग्जीक्यूटिव के पास सर ये राइट है, बिलिंग एग्जीक्यूटिव ने वो 1 लाख रुपए का बिल खोला और उस बिल को कर दिया सर 80,000 रुपए। अब सर उस बिल को अगर 80,000 रुपए कर दिया तो 20,000 रुपए का अमाउंट ना तो मैनेजमेंट को दिखा, ना वो अमाउंट ऑडिटर को दिखा। अब वो 20,000 रुपए कहां जाएगा? बिलिंग एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा ना सर। अब यहां पर सर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर इंप्लीकेशन सर सिर्फ फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है सर, मैं आपको इसकी एक और इंप्लीकेशन बताता हूं। जब भी सर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होता है ना, तो कोर्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगाता है सर। अब सर मैं दिखा रहा होता हूँ मेडिकल रिकॉर्ड्स में भाई ये 5 सर्विसेज हुई हैं, बिल मैं मंगाता हूँ तो बिल में आ रही होती है वो 3 सर्विस, क्योंकि वो 2 तो उसने बिल रीओपनिंग के टाइम में हटा दी। तो सर कोर्ट उसके अंदर सर बहुत लीगली और स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है हॉस्पिटल के अगेंस्ट, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि देयर आर कंट्रोल लैप्सेस। क्योंकि कोर्ट के पास सर और कोई तरीका नहीं है, वहां पर कोई सर कैमरा फिटेड नहीं है कि भाई हाँ क्या हमने इन्वेस्टिगेशंस की या क्या सर्जरी की। ओनली द एमआरडी फाइल एंड ओनली द बिल आर द टू थिंग्स व्हिच कैन बी रिकंसाइल्ड। मैं सर सेकंड आपको बात बताता हूँ। सर्विसेज हुई नहीं है लेकिन कैंसिल हो गई या रिफंड हो गया, मैंने सीबीसी का टेस्ट ही नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में सर मेरी सेटिंग है, मैंने उससे 100 रुपए ले लिए कि भाई यार वापस दे दे यार, उसमें तो रिफंड में दिखा दियो। तीसरा सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट एट हायर रेट्स। मैंने देखा है जो मेडिसिन 10 रुपए की हॉस्पिटल प्रोक्योर कर रहा है ना, इंडिया मार्ट पे वो वही मेडिसिन 8 रुपए की तो वो रेट दिखा रहे हैं। अभी तो मैं उनसे बल्क की बात नहीं कर रहा सर, सेम मेडिसिन
सेम सॉल्ट, सेम कंपनी, सब कुछ सेम। सर ये तो एक मेडिसिन की बात होगी, 10 रुपए और 8 रुपए। सर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल हॉस्पिटल, अगर मैं हिसार की बात करूँ ना, हिसार की, सर 20 करोड़ रुपए कहीं पर भी नहीं छोड़ते। 20 करोड़ की मिनिमम रेवेन्यू बिलिंग बुक होती है, मिनिमम। यहाँ पर सर 20 करोड़ की रेवेन्यू बिलिंग है, तो सर आप देखिए सर्विसेज, इन्वेस्टिगेशंस, हमारी कंसल्टेशन और मेडिसिन में कितना पार्ट जाता हो। अगर सर मैं ऐसे ही 2 रुपए अगर वहां पे बचा लूं और 2 into में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाऊं, तो सर बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद सर क्या होता है कि मेरे पास कोई ट्रैक ही नहीं है एक्सपायर्ड मेडिसिन का। मेरे पास स्टॉक पाइल्ड अप है मेडिसिन का, एक्सपायर्ड मेडिसिन का, मेरे सिस्टम में दिखाई नहीं रहा है एक्सपायर्ड है। मैं वो आईपीडी पेशेंट को सर इशू कर देता हूँ। सर इससे क्या होता है, एक तो सर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो जाता है, हमारे रेप्यूटेशन पर आ जाता है, और दैट इज नॉट एथिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। उसके बाद सर क्या होता है, बिलिंग में मैंने बहुत बार देखा है, अगर आप बिल निकालेंगे ना, तो देयर आर केसेस ऑफ ओवरचार्जिंग ऑफ वैक्सीन्स एंड कंज्यूमेबल्स। जो सर कंज्यूमेबल्स पार्ट है ना सर, वो नॉन पेबल्स होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देती। दैट इज टू बी स्पेसिफिकली पेड बाय द पेशेंट इटसेल्फ और हिज केयरटेकर। सर मैंने एक हॉस्पिटल देखा है, उसके अंदर एक पेशेंट को उन्होंने 200 वैक्सीन लगा दिए, 200, 250, 300, 400। और व्हेन वी टुक दिस केस टू द मैनेजमेंट, तो डिपार्टमेंटल हेड का सर ये था कि भी बोला सर वो एक्सीडेंटल केस था और हमें करना पड़ता है। लेकिन सर मैनेजमेंट ने भी ये कहा कि किसी भी पेशेंट को आप सर हम नहीं मान सकते कि आपने 300 वैक्सीन लगा दिया होगा एक दिन में। तब आप एक बात बताइए, मैं मानता हूं भाई हॉस्पिटल का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब सर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हुआ तब सर ये बिल खुला। दूसरा, अगर सर जो बंदा उस टाइम पे नहीं देखता बिल कभी भी, जब वो बिल पे कर रहा होता है, घर जाके जब सब कुछ ठीक होता है ना, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो बिल जरूर खोलता है, उसको दिखता है 350 वैक्सीन, 350 इंजेक्शन। वो सर कम से कम भी 10 बंदों को जाके बताता है कि भी बोला ये तो हॉस्पिटल लुट गया भाई, इसने ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे हो गया। सर लॉस ऑफ रेप्यूटेशन एक बहुत बड़ा लॉस है सर। फाइनेंशियल तो हमने गेन कर लिया। अब सर मैं बात करता हूँ इनकरेक्ट डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, मैंने सर ठेले वाले को दे दी, बोला भाई ले जाइए एक्सपायर्ड है। ठेले वाला क्या करता है सर, ठेले वाला सर एक बाहर बड़े प्लॉट में डाल देता है उस मेडिसिन को। अब सर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, सिरिंजेस है, बहुत कुछ है सर, वो सर पशु पक्षी और एनिमल्स वगैरह खाते हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही अलार्मिंग है अगर मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, बट दीज ऑल आर पार्ट ऑफ रिस्क एडवाइजरी एंड रिस्क मिटिगेशन। सर मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल देखा है हु हैज डन मल्टीपल सर्जरीज। एक डॉक्टर ने मल्टीपल सर्जरीज की है सर, और हमें पता चलता है सर कि भाई द डॉक्टर इज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद द इंडियन मेडिकल काउंसिल। सर डॉक्टर का नाम चल रहा है, डॉक्टर ने सर्जरी कर रहा है, खूब नाम चल रहा है, खूब सर्जरी कर रहा है, लेकिन सर वो तो इज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सर जब जब बोर्ड को पता चलता है ना सर ये बात, सर इन्वेस्टर्स ऐसे हो जाते हैं, बोले यार क्या हो गया कि भाई अब तक इतनी सर्जरीज हो गई है, कम से कम भी 1000 सर्विसेज हो गई, और अब हमें पता चल रहा है कि ये तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही नहीं है, and he has shared forged documents, forged degree. रिस्क एडवाइजरी, रिस्क मैं आपको कहता हूँ एक कुआं है सर, जितना बोले उस पर उतना कम है सर। नेक्स्ट मैं लेकर चलता हूँ आपको स्कूल्स की। सर हिसार में इतने स्कूल्स हैं, मैं कहता हूँ आसपास के सर, हासी, बरवाला, और मैं तो टियर 2 टियर 3 सिटी की बात कर रहा हूँ सर, हिसार की भी बात नहीं कर रहा। देयर आर मल्टीपल स्कूल्स जिसका ऑडिट हो सकता है सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो सकता है सर रिस्क एडवाइजरी। सर आई हैव सीन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहां पर सर इतने डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इतने कि स्टेक होल्डर्स को याद ही नहीं रह सकता कि भाई सर एक सर्विस की या एक उसकी एडमिशन फीस या उसकी कितनी है। किसी से सर हम लोग बस का चार्ज कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे हैं। कोई बीपीएल में आ रहा है, कोई एपीएल में आ रहा है, कोई किसी ने कुछ कोर्स लिया, किसी ने कुछ कोर्स लिया, कुछ का हमने कोविड में रिलैक्सेशन दे दी, किसी को नहीं दी।
sir, this all scenario leads to inconsistency of what the bill is charged to the school student or the college student or something, and at the end this leads to financial implication. Overcharging और undercharging is one thing, लेकिन सर एक reputation loss एक अलग है अपने आप में. उसके बाद सर मैं compliances में भी चला जाता हूँ कि भाई उसके बाद मेरे TDS और GST भी इम्पैक्ट करते हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भैया उसका मैंने 100 क्यों लिया, उसका 200 क्यों लिया. उसके बाद सर जो स्कूल्स होते हैं ना, सर एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट की बात आती है. हॉस्पिटल्स में भी जो मैंने बात की थी कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिसिन, और उसके बाद सर डॉक्टर्स के साथ, खुद के साथ. ठीक है, अगर मेरी बिलिंग ही ठीक नहीं होगी तो सर मैं कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ठीक कर पाऊंगा. मैं कह रहा हूँ दवाई बिलिंग होनी चाहिए थी 100, हुई है 90. सर मेरी रेवेन्यू शेयरिंग भी फिर 90 पे होगी, 100 का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं. ऐसे ही सर कॉन्ट्रैक्चुअल मैनेजमेंट में अगर मैं स्कूल की बात करूं तो द स्कूल आल्सो हैज सर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द बुक सेलर्स, ड्रेस मटेरियल्स, कैंटीन वेंडर. आपको मतलब पता नहीं होगा, बुक सेलर, ड्रेस मटेरियल तो एक बड़ा कॉमन सा कॉन्ट्रैक्ट है. स्कूल में जो भी सर हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या असाइनमेंट्स मिलते हैं तो स्कूल पहले ही एक सर बुक सेलर को कह के रखते हैं, सर हमने भाई ये दे दिया, आप लोग प्रोक्योर कर लो. अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, एक्स के साथ मैंने रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सर भाई बुक सेलर, भाई भैया बुक आपसे आएंगी, सब ड्रेस मटेरियल आपसे आएगा, ठीक है, और जो भी असाइनमेंट का सामान है आपसे आएगा, लेकिन लोग चले गए वाई पर, सर हमारा रेवेन्यू शेयरिंग खत्म हो गया. मिटिगेट दैट रिस्क, अब स्कूल या कॉलेजेस ने क्या किया है, उन्होंने बुक्स अपने यहीं पर ही रखनी स्टार्ट कर दी, ड्रेस मटेरियल अपने यहाँ स्टार्ट कर दिया कि आप हमें साइज बताओ, हम लोग आपको यहीं से देंगे. बुक्स आपको हम अपनी पब्लिकेशन की हम अपने आप देंगे. पूजा पब्लिकेशन आप उससे क्यों ले रहे हो, हमसे लोगे आप, तभी इसमें ऐड करके दे देते हैं. उसके बाद सर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एग्जाम रिकॉर्ड्स, कि हमारे एग्जाम्स होने से पहले ही सर एग्जाम का पेपर लीक हो गया. सर हर एक के लिए कंट्रोल्स बने हुए हैं सर. उस रूम में जाने की किसको अथॉरिटी है, कितनी कीज है उस रूम की, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, हर चीज है. उसके बाद मैं बात करता हूँ सर सैलरीज की. सर सैलरी आर बीइंग प्रोसेस्ड टू टीचर्स और एम्प्लॉयज इवन इन केस अटेंडेंस नहीं लगी. सर एचआर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर, जहां पर हम उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल आज अगर मेरे पास कोई अकाउंटेंट ही कम्स टू मी फॉर हायरिंग हिम, तो मैं उनके पिछले एम्प्लॉयर से जरूर कांटेक्ट करता हूँ ये पूछने के लिए कि हाउ वाज हिज एटीट्यूड, व्हाई ही लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड सब कुछ, सो दैट जो अकाउंटेंट बता रहे हैं मेरे को और जो एम्प्लॉयर बता रहे हैं, दैट आर रिकंसाइल्ड एंड दैट हैज अ मैचिंग कंसेप्ट. ऐसे ही सर एचआर के लिए भी एक ये बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है कि भाई हाँ हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें उस बंदे का जिसको हम हायर कर रहे हैं. एटलीस्ट ही डजंट हैव एनी नेगेटिव इमेज इन द मार्केट. उसने वहां पर कुछ भी ऐसा फ्रॉड या कुछ भी ऐसा स्कैम ना करा हो जो हमें लगता है कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, या फिर मतलब कुछ भी, एनीथिंग. दैट इज द मेन रीजन कि हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है. उसके बाद सर अटेंडेंस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें अभी चला है बायोमेट्रिक का. पहले सर अटेंडेंस रजिस्टर चलते थे, उसमें सर हमारे कंट्रोल लैप्सेस होते थे कि अटेंडेंस रजिस्टर तो ठीक है, हमने अटेंडेंस लगाई, लेकिन वो अटेंडेंस रजिस्टर खुले में पड़ा है. कोई टीचर अगर 9 बजे भी आ रही है, 10 बजे भी आ रही है, तो उसने अपना प्रेजेंट मार्क करके सैलरी प्रोसेस हो गई. सर हमारा कंट्रोल तो लैप्स हो गया ना वहां पर, जब अटेंडेंस रजिस्टर का रोल क्या रहा. इसीलिए सर बायोमेट्रिक्स आए. बायोमेट्रिक से क्या हुआ कि भाई हाँ भाई बायोमेट्रिक में अपने आप आ जाता है इस टाइम पे ये टीचर आई या इस टाइम पे ये बंदा आया और हमारे रिकॉर्ड में चला गया. उसके बाद लोग क्या करने लगे, मिस पंच करने लग गए. सर बायोमेट्रिक में इनका तो करते नहीं थे सर, आउट का करने लग गए. सर इसको मिटिगेट करने के लिए फिर आया कि हम आपकी सैलरी डिडक्ट करेंगे अगर 4 या 5 मिसपंचेस हो या जो भी है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक कॉल. उसके बाद सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बड़ा बढ़िया इंटरनेट चार्जेस का. सर अभी तो सर हम लोग लमसम प्लान लेते हैं, पहले लमसम प्लान नहीं होते थे. आई एम टॉकिंग फॉर ईयर 2013 और 14 की. उसमें सर हमारा डेटा उस पर चार्ज होता था कि यूसेज पर. व्हाट वी हैड नोटेड कि
हफ्ते में 6 दिन तो डेटा फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है 200 जीबी पर डे। संडे को पता नहीं कैसे 400 जीबी हो जाता है। उसके सर फिर हमने निकाले लॉग्स। वी नोटेड जो भी हमारे सिक्योरिटी पर्सन है या जो भी लोग हाउसकीपिंग के संडे को आते हैं, वो लोग वहां पर मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं, गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो दैट वाज द रीजन कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी थी। संडे को दो बीइंग अ हॉलीडे वहां पर इतना इंटरनेट कंजम्पशन हो रहा है। सर ये सब चीजें सर बिना ऑडिट के नहीं निकलेगी। जब तक आप रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज नहीं लेंगे और आप सोचेंगे ये सब निकल जाए तो नहीं निकलेगा। मालिक जो स्टेक होल्डर होता है वो इतना डेप्थ में नहीं जा सकता सर। उसको ये होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है भाई, हम बता दो भाई। भाई कौन सा क्लाइंट मेजर गया है, भाई ये गया है सर। कौन सा नया आया है सर, ये आया है, बस सर। स्टेबिलिटी है प्रॉफिट में, बोले हाँ जी सर। डिप डाउन कितना है, बोले सर 5% प्लस माइनस वेरिएंस है, बोले ठीक डन। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर इसके अंदर क्या होता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो मैंने कुछ और वेंडर से डिसाइड किया हुआ है। मैंने कहा है कि भाई मैं 2 किलो गुड़ डालूंगा तो 1 किलो गन्ने का रस निकल जाएगा। लेकिन मैं जब 2-3 किलो डालता हूं तब जाके 1 किलो का निकलता है। सर मेरा तो प्रॉफिटेबिलिटी हिल गया। मेरी जो कॉस्टिंग थी सर उसके हिसाब से थी, जो मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो मेरा वेंडर के साथ डिफाइन था। उसके बाद जो सर मैं फाइनल प्रोडक्ट का कई बार कॉस्ट असेस करता हूं ना, दैट इज नॉट करेक्ट। मैं कई बार सर ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं जो मैं मिस कर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल छोटा सा हाउसकीपिंग का चार्ज मैं लेना भूल गया और मैं सर प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा हूँ। मैंने कॉस्टिंग कर ली, उसके बाद एडमिन में मैंने 5% डाल दिया, लेकिन वो सर उस 5% में भी सर कवर नहीं कर रहा। मेरे को हमेशा लग रहा है मेरा 5% ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन सर वो 5% नहीं है, वो 3% है। 2% मेरा हाउसकीपिंग का वहां से चार्ज हो रहा है। और देयर माइट बी मल्टीपल कॉस्ट ब्रेकअप्स व्हिच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड व्हाइल कंसीडरिंग द टैरिफ। उसके बाद सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि मैंने नियर एक्सपायरी माल को अपने उसमें डाल दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉफी बनाई, टॉफी में मैंने ग्लूकोज डालना था, ग्लूकोज वाज नियर एक्सपायरी और मैंने डाल दिया। जब मैंने सर प्रोक्योरमेंट प्लान कर रहा था, ये मुझे तब प्लानिंग करनी चाहिए थी कि मैं कितना एक्सपायरी का माल खरीदूंगा। अब सर मैंने माल खरीदा हुआ है, मेरा पड़ा है नियर एक्सपायरी माल पड़ा है, सर कुछ तो करना पड़ेगा। परचेज तो हो चुका है, गलती हो गई। सर दे यूज दैट प्रोडक्ट इनटू मैन्युफैक्चरिंग टॉफीज। चलो ठीक है, कर लिया। अब सर हम ये चीज भूल जाते हैं, अगर टॉफी में मैंने नियर एक्सपायरी मैंने प्रोडक्ट को अगर यूज किया तो मेरी जो टॉफी है उसकी सर एक्सपायरी डेट भी हिलनी चाहिए। लेकिन मेरी सर टॉफी की सर पैकिंग का मटेरियल पहले ही रेडी हुआ हुआ है। सांचे बनते हैं सर, डाइस बनती है, उससे क्या होता है कि एक ही मटेरियल आपका पैकिंग मटेरियल बार बार चलता है। तो सर इन दैट केस मेरा पैकिंग मटेरियल पे 1 ईयर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट नियर एक्सपायरी माल है, तो सर मेरा टॉफी सर जल्दी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है 1 साल से पहले। तो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। और सर अगर मतलब मैं ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहा हूँ, अगर इफ यू जेन्युइनली टॉक टू सम मैन्युफैक्चरर और किसी भी आप हेल्थ केयर वाले बंदे से बात करो, या फिर अगर मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, किसी से भी आप बात करेंगे ना, किसी से भी, वो ये कहेंगे सर बिल्कुल आपकी जेन्युइन कंसर्न्स है, बिल्कुल जेन्युइन। आप बताइए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद सर मैंने पॉइंट देखा है कि देयर इज नो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट्स, दैट मे बी मेडिकल इक्विपमेंट्स इन द हेल्थ केयर, या फिर इक्विपमेंट्स दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स और क्लॉथ और मतलब एनीथिंग। तो क्या होता है कि जब हम वेंडर से मशीन लेते हैं ना, तो हमें वेंडर पहले ही बताते हैं भाई 1 साल में आपको 2 बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना है, हर 6 महीने में 1 बार। मैं क्या करता हूँ, 2 साल मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कराया, तीसरे साल मैंने करा लिया। चौथे साल क्या होता है सर, मेरा अपने आप ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। सर मेरा जब ब्रेकडाउन होता है तो मेरा सर होल्ड हो जाता है सारे ऑपरेशन। सर जो प्रोडक्ट उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक पेच है जिसकी एक्सपायरी या फिर एक शेल्फ लाइफ है 1 साल की, अगर मैं उसको 1 साल से ज्यादा यूज कर रहा हूं तो सर इट इज वेरी ऑब्वियस कि भाई ऑपरेशंस हमारे होल्ड पे जाएंगे, या मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलेगी। इधर दी प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है,
अब सर ऑपरेशन होल्ड से पहले अगर मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा लेता, या फिर मेरे को पता होता है 1 साल की शेल्फ लाइफ है भाई, 1 साल से पहले इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा ले, तो एक अनसर्टेन सिचुएशन ना क्रिएट होती कभी भी कि भाई हाँ कि ऑपरेशन पूरा होल्ड पे चला गया। उसके बाद सर एक होता है नॉन अटेंडेड कस्टमर कंप्लेंट। सर स्टार्टअप्स, और मैं कहूँ सर अभी इस टाइम पे सर सारी कंपनीज कस्टमर कंप्लेंट के लिए सर बहुत फोकस्ड है। सर एयरटेल शायद शुभम जी के यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, 2 मिनट का समय लगेगा।
क्या भारत जी डिस्टरबेंस है क्या कोई? शुभम जी आ गए हैं दोबारा से? आप म्यूट हैं शुभम जी, आप म्यूट हैं, म्यूट करिए। शुभम जी के यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ जी, वो से डिस्कनेक्ट हो गए थे। I'm really sorry to everyone who were attending the session and we had to miss this. I'll just share my screen. वर्चुअली सर थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी रिस्क एडवाइजरी की जरूरत है। ठीक है शुभम भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ये तो टेक्निकली एरर तो कहीं भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। सर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर। प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी कंटिन्यू करिए प्लीज। सर अब मैं लास्ट स्लाइड पर आ गया हूँ अपने उसकी। सो यहाँ पर हम सर बात करते हैं ट्रेडर्स को हम सर रिस्क एडवाइजरी के लिए क्या सॉल्यूशंस या क्या कुछ। सर अभी करंटली मेरी बहुत लोगों से बात होती है, तो दे हैव एन इशू विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक टेकिंग। सर चाहे वो करियाना वाला हो, सर चाहे ऑटो मार्केट हो, या फिर सर कोई भी हो, सर किसी को कोई आइडिया नहीं है कि करंटली उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कौन से क्वांटिटी, क्या स्पेसिफिकेशन की पड़ी है। एक उनको सर रफ आइडिया तो होता है भाई पेटी पड़ी है इतना में इसका वो पड़ा है, लेकिन सर आइटम कोड वाइज डिफाइंड नहीं होता, एक्सपायर डेट किसी को नहीं पता। सर एक ये बहुत बढ़िया सर्विसेज है जो हम दे सकते हैं, एंड कनेक्ट द स्टॉक विद द टैली एंड विद द बैच से सर हम लोग सारा सर्कुलेट करेंगे। इसके अंदर सर मैं आपको बताता हूँ, साल के 1 दिन या 2 दिन सिर्फ पता चलता है मैन्युफैक्चरर को या फिर एक वेयर हाउस होल्डर को कि कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है। या तो दिवाली पे जब वो सफाई करता है, ये एक्सपायर्ड माल पड़ा है, तभी वो सर वो डिस्काउंट में निकालते हैं। दूसरी बार तब पता चलता है या तो स्टैट ऑडिट के टाइम पे, जब ऑडिटर आता है या अकाउंटेंट उनको बताता है कि हाँ सर आपके पास तो स्टॉक इतना है, इतना नहीं है जितना आपने बुक्स में शो किया हुआ है। सर ये एक बहुत अच्छी सर्विस है, मैं मानता हूँ। जैसे सर ऑटो मार्केट की मैं बात करता हूँ, देयर आर मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स, मल्टीपल। या फिर मैं करियाना स्टोर की बात करता हूँ, देयर आर मल्टीपल आइटम सर, इसका हमें पता भी नहीं होता। मैगी के पैकेट, चिप्स के पैकेट सर एक्सपायर हो गए, या फिर हमने उसको ठीक तरीके से रखा नहीं हुआ था, देयर हैड बीन लीकेज आई वुड से, या फिर ड्यू टू मतलब मॉस्किटोज हो गए, कुछ भी सर। तो सर ये ट्रेडर्स के लिए हम कर सकते हैं। सो विद दिस आई एंड अप द सेशन। सो मेरे को किसी ने कहा था कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस किसको कहते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि रिस्क एडवाइजरी इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न एडवाइजरी और मॉडर्न प्रैक्टिस। सेकेंडली, जिस हिसाब से सर जब भी मैं आपको बताता हूँ, जब एक डेवलपिंग से डेवलप्ड में जाती है ना, तो सर सारे फॉर्म्स और सेल्फ सर्टिफिकेशंस पर आ जाते हैं। किसी भी आप डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, हमेशा पहले ऑडिट होता था, उसके बाद सर सेल्फ सर्टिफिकेशन आ जाता है। अब मैं आपको सर एग्जांपल देता हूँ, जीएसटी ऑडिट हटिंग ओमिट हो गया, ठीक है। स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन चेंज हुई, धीरे धीरे स्मॉल कंपनीज, क्या मेरे हिसाब से कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगी। तीसरी सर बैंक्स इतने मर्ज हो रहे हैं, सर बैंक्स इतने मर्ज हो रहे हैं, सर ऑडिट खत्म हो रही है। सर धीरे धीरे ये सेल्फ अटेस्टेशन पर ले आएंगे सर। तो सर न्यू एवेन्यूज तो देखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, एंड रिस्क एडवाइजरी वन ऑफ द गुड एंड मोस्ट लुक्रेटिव एवेन्यू आई वुड। तो सर अब आई गेस सर मेरा तो सर पार्ट खत्म हो गया। ऐसे तो सब चलते जाएंगे तो कितना भी चला सकते हैं रिस्क एडवाइजरी को। तो सर आई गेस क्वेरी सेशन ले सकते हैं। हाँ शुभम जी, आप जो क्वेरीज एक एक करके ना देख सकते हैं, जो चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर नहीं लग रही मेरे को, चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं कोई क्वेरी अगर है तो। बायोमेट्रिक टूल्स, क्रिएटिविटी और घर मार्क में अटेंडेंस, इसमें एक ये है रिस्क मैनेजमेंट नीड हु दिस ऑप्शन हॉट फाइंड आउट। सर चैट बॉक्स पता नहीं एक्सेस नहीं कर पा रहा। नहीं चैट बॉक्स में नहीं है मुझे, कोई रेलेवेंट क्वेरी नहीं है। ठीक है सर, मतलब आई गेस गुड टू गो विद सेशन आपका बहुत अच्छा रहा, और फर्स्ट आपने ब्रांच प्लेटफॉर्म पे और मेंबर्स को भी काफी जानकारी दी। तो मैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब है हमारे साथ, इनको बुलाऊंगा एक बार फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू भारत जी।
काफी आपने शुभम जी फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा आपने चीजों को एलोबरेट किया, टॉपिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से, काबिल तारीफ है। जब फर्स्ट ईयर में आदित्य जी चेयरमैन थे और मैं सेक्रेटरी था ब्रांच में, तो हम दोनों का और इवन पूरी टीम का हमारे डिस्कशन चलता था कमेटी की मीटिंग में कि हमें लोकल मेंबर्स को ब्रांच के प्लेटफॉर्म पे लेके आना है और एज ए स्पीकर उनको आगे हमें प्रमोट करना है। तो उस दिशा में अब ना हमें लग रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गए हैं। जैसे सौरभ जैन है ना, और अपना एकता का भी लेक्चर अच्छा था और आपका भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये चीज मतलब हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है जिस तरीके से आपने बड़े ही नया एवेन्यू एकदम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के मेंबर्स के लिए मैं कहूँगा वो है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना वक्तव्य रखा। मैं अपनी हिसार ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई की तरफ से आज के इस वक्तव्य के लिए और आपकी जो नॉलेज शेयरिंग है उसके लिए मैं पूरी हिसार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी मेंबर्स जुड़े, जिन्होंने अपना समय दिया और एक यंग मेंबर को सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं पूरे जितने भी सदस्य जुड़े सबका ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और सर मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा सर, मतलब श्योर बिल्कुल सर, मतलब I would really like to thank Hisar branch and their committee members who have always encouraged us। मतलब ऐसा नहीं है कि भी हाँ मेरे को वो जानते हैं तो उन्होंने मतलब मैं अगर किसी और फ्रेंड के साथ भी आता हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं कि तुम ब्रांच का प्लेटफॉर्म क्यों यूज करते हो, तुम्हें इतने नए एवेन्यूज पता है, इतने नए टॉपिक्स पता है। मतलब अगर मैं पता है मैं अपने अंदर ही रखूँ तो उसका क्या फायदा। टुगेदर वी कैन डू अ लॉट। एंड और ब्रांच के प्लेटफॉर्म से क्या है कि सब अपने ही बंदे होते हैं। एटलीस्ट अगर कॉन्फिडेंस अप डाउन होता है और मोरल डाउन होता है तो देयर आर पीपल टू सपोर्ट। एंड सेशन स्टार्ट होने से पहले कमेटी मेंबर से ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो वो कहते बोले शुभम स्टार्ट कर, कहीं पर भी अटकता है हम देख लेंगे। सर इट वाज वेरी 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 अप्रिशिएटेड, हेल्पफुल, थैंकफुल एंड वेरी मोटिवेटेड। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज अटेंडेड द सेशन, ऑल द एक्टिव कमेटी मेंबर्स एंड ऑल द अटेंडेंट्स। थैंक यू। बहुत अच्छा था शुभम आपका, और मतलब बोलने के स्किल्स ऐसे लग रहा था जैसे आप लगातार बोलते आ रहे हैं, मतलब पता कि फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं आप। बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं लग रहा कि आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया फुली इंग्लिश में, बल्कि आपको रोकना पड़ा मेरे को कि शुभम पूरी इंग्लिश में नहीं बोलना, अपने को मिक्स लैंग्वेज करना है यहाँ पे, मतलब उस सबसे पीछे भी दिक्कत आई थी ऐसी। तो आपका बड़ा ही अच्छा लगा, और एक नई अपॉर्चुनिटीज मेंबर्स के लिए है कि रिस्क एडवाइजरी में हम इसको जा सकते हैं और आगे मतलब जैसे शुभम ने कहा कि ब्रांच का प्लेटफॉर्म ये हर मेंबर के लिए है, ना कि शुभम के लिए या कोई भी मेंबर हो पर्टिकुलर, सभी के लिए है। वो कोई भी स्पीकर बनना चाहे ब्रांच के किसी भी मेंबर को कभी भी कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे बोलना है, तो मोस्ट वेलकम है, कभी भी आ सकता है वो आदमी, कोई भी मेंबर जिसको थोड़ा सा भी ये लगता है, एक बार थोड़ा सा हमें हिंट दें कि भाई वो इंटरेस्टेड है सीपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि वो कहीं भी लेक्चर ले सके, उसके सीपीआर का क्रेडिट मिल सके, वो सारी जिम्मेवारी ब्रांच की है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, सब सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक बार अपना इंटरेस्ट शो करें, ब्रांच प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज रेडी। अभी तो जूम फिजिकल होगा, फिजिकल मतलब फेस टू फेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मतलब ब्रांच प्रमोट करेगी, लोकल मेंबर्स पहले हैं ब्रांच के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू शुभम जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। आदित्य जी वीडियो शायद उनकी ऑफ है। हाँ जी, संजीव जी, आदित्य जी, संजीव जी का भी धन्यवाद। नारायण सर जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर।